गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। प्रैक्टिस की थी अविनाश? हेलो। कल से प्रैक्टिस करूंगा सर, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही अभी। अच्छा, कल से करो, कोई नहीं कोई नहीं। ऑफिस से ये कितने बजे घर आते हो? मैं आता हूँ 7 बजे सर। अच्छा, 7 बजे, तो फिर वही फ्रेश व्रेश होके आप ज्वाइन करते हो? हाँ तो वही 2 दिन हुआ, फिर वो तीन एक सप्ताह प्रैक्टिस कर लूंगा तो सब बैग थोड़ा फ्री हो गया हूँ। तो रेगुलर हम्म। 1 सप्ताह प्रैक्टिस कर लूंगा तो सारा ये रिकवर कर लूंगा सारा। समझ गया समझ गया। ठीक है। गुड गुड। और बाकी तो काम वाम चल चलेगा। यस सर। Let other people join. I will open the model in the meantime.
अभी तक आए नहीं लोग। तो अविनाश, तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है। मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? थोड़ा पढ़ रहे हो, खुद से नहीं पढ़ रहे? नहीं नहीं, पढ़ रहा हूँ सर, थोड़ा टाइम का थोड़ा सा अथी हो रहा है, मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म। तो टाइम तो थोड़ा बहुत देखना ही पड़ता है कि हाँ हाँ, थोड़ा रात सा को थोड़ा वही। बहुत पढ़ लो, या सुबह में, जैसे तुम कह रहे तुम जल्दी उठते थे। अभी आदत नहीं हो गई। कल कोशिश किया तो मैं उठा 6 बजे। हम्म। 4 बजे अलार्म लगाया था सर, हम्म। और मैं उठा 6 बजे। अच्छा अब अच्छा। धीरे धीरे थोड़ा सा कोशिश में लगा हूँ कि मॉर्निंग उठ जाऊँ थोड़ा। 6 बजे भी काफी होता है। ऑफिस तो तुम 9 बजे तक जाते होगे, 9 साढ़े 8 बजे तक। हाँ, ऑफिस जाते हैं 9 बजे तक। हाँ, तो क्या इशू है कि अगर तुम उठ जाओ जल्दी। कहाँ तक, कितने बजे जाते हो? 9 बजे तक? हाँ, 9 बजे हाँ। निकल जाता सर। हाँ, घर के पास होगा, 9:30 तक पहुंच गए अपने आधे घंटे में। हाँ सर। टॉप टॉप अपनी बैग डालिए। बिहार में कहाँ पे रहते हो? पटना में? पटना से ही है सर। पटना। एक बार गया हूँ मैं पटना। वो अच्छा। गंगा रिवर पे जो ब्रिज बन हाँ रहा है ना, हाँ, बंगा देवो ये और एलएनटी बना रही है, देवो और एलएनटी। नौ युग बना रही है सर। नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ इसका याद था। पटना से थोड़ा दूर, आउटस्कर्ट में है वो। करीब बाहर की साइड है, 10 किलोमीटर। जो गंगा रिवर है, पटना से कनेक्टेड है ना गंगा। गांधी से दूसरा क्या सर? शायद ये कौन बना रही है? देवो और एलएनटी बना रही है वो। हाँ, वो तो ये एल एन वो टी थी। केबल स्टे ब्रिज है, केबल स्टे। केबल स्टे ब्रिज। हम्म। तो केबल स्टे ब्रिज कब आए थे सर आप उस समय? तो काफी टाइम हो गया यार, बन गया होगा। मैं आया था 2019 में, 2019-18 में बन रहा था। अच्छा, गंगा ब्रिज के ऊपर केबल स्टे ब्रिज तो आई थिंक आगे कहीं होगा, इधर तो नहीं है सर, पास में। पास नहीं है, गंगा थोड़ा के वो ऊपर। उससे दूर था, मेन पटना से। अच्छा पटना अच्छा। से ही सीधा सीधा रास्ते ही जा रहा था वो, सिंगल डायरेक्ट। फिर मैं उधर आ गया था, अपने एयरपोर्ट निकल गए थे। बाईपास चले गए होंगे सर। हैं? नेशनल हाईवे की तरफ बन रहा होगा, आगे जाकर है हाँ, नेशनल पटना हाईवे की सिटी में। साइड, वही 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 हाँ। वही। अभी तो इधर एक मैरिन ड्राइव पर बना रही ओवर ब्रिज, ये क्या बोलते हैं, नो यू कंस्ट्रक्शन करके है, वही बना रही है सर अभी। नवयुग का तो मुझे नहीं, वो बहुत बड़ा ब्रिज था मतलब। वो पहली बात तो केबल स्टे था। दूसरी अच्छा, चीज बनाई देवो और एलएनटी रही थी। देवो तो जापानीज कंपनी है, और एलएनटी, उन दोनों का वो था, वो मर्जर। जॉइंट वेंचर होगा। हाँ, तो वो दोनों बना रहे थे मिलके। मतलब सर, एक अभी जैसे ऐसा हो गया है ना कि आप हम्म। पटना के अंदर सिर्फ ब्रिज ही ब्रिज, अभी डबल डेकर का काम चल रहा है आपको, हाँ, मेट्रो अच्छी का बात है। काम चल रहा बहुत है। अच्छी बात है, जितना डेवलप होगा कोई भी स्टेट और उसकी सिटी, हाँ, इट इज गुड। आई थिंक सर पटना का पॉपुलेशन भी आसपास 3 करोड़ के आसपास हो गया सर। क्या फर्क पड़ रहा है? होने दो यार, बनाओ ब्रिजेस। और ब्रिज बनने के बाद फिर वो होते हैं। अब आजकल काम चल रहा है रिहेबिलिटेशन पे। जी सर। तुम इंडिया के जितने भी ब्रिज देखोगे, उन सब जगह जो काम हो रहा है वो हो रहा है रिहेबिलिटेशन और इन सब पे। तो अगर डिजाइन भी ना करो, मतलब डिजाइन सीख जाओ, तो रिहेबिलिटेशन में बहुत अच्छा फ्यूचर है आजकल लोगों के लिए। मतलब एज पर फ्यूचर प्रोडिक्शन। और बिम बिम का भी बहुत अच्छा फ्यूचर है अभी, कि इंडिया में अभी कॉमन नहीं हुआ है, लेकिन एज पर नॉर्म्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बिम कंपलसरी है। इंडिया में नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे कहीं भी, तो बिम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बीम टू इम्पोर्ट एक्चुअली एक फ्रेंड न्यूजीलैंड में सर, हाँ हाँ। तो वो बता रहा था कि अगर आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं, अगर आपको रेविट नहीं आता है तो आपको हम्म। हायर ही नहीं करेगा। हाँ, रेविट और टेक्ला ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि अब ऑटो कैड का जमाना नहीं रहा, ऑटो कैड खत्म हो गया। मेरे ऑफिस में भी ऑटो कैड पर काम नहीं करते अब लोग, सब रेविट नहीं, पे करेंगे। ड्राफ्टिंग का मेन काम तो उसी पर होता होगा सर। क्या? नहीं 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 होता ना, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा, जरूरत अब नहीं। टेक्ला पर हो रही है। नहीं, टेक्ला पे होगी या रेबिट पे होगी।
अच्छा। रेविट से ही ड्राइंग्स बन जाती हैं तुम्हारी, ड्राइंग हाँ वो तुम्हें तो है। ड्राफ्टिंग नहीं करनी, 3D में बनाओगे और उसी से ड्राइंग एक्सपोर्ट हो जाती है। बस हाँ। तुम उसके शीट क्रिएट करते टाइम उसमें नाम वाम चेंज करते हैं वो जब ऑटोकैड में, बाकी कुछ हम्म। नहीं। अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगानी होती है कोई टेबल वेबल वो लग जाती है, बाकी सारा काम उस पे हो रहा है, रेबिट पे, टेगला पे, इन सब पे। अब आजकल नई वो न्यू जनरेशन में नहीं है जरूरत उसकी ऑटोकैड की। और खासकर जितनी भी एमएनसीज हैं उन सब में इंजीनियर से ज्यादा इस टाइम बिम मॉडलर्स हैं। बिम हाँ। मॉडलर्स कहते हैं, बिम इंजीनियर भी कहते हैं, और टेक्नीशियन जी। भी कहते हैं। दे मैं सर डेबिट कर रखा हूँ, लेकिन मैं उस पर उतना काम नहीं करता हूँ। नहीं, फिर मुझे ऐसा होता है ना, थोड़ा- तुम फिर डिजाइन में नहीं घुस पाओगे। इंडिया में एक ही काम कर सकते हो तुम, या तो तुम डिजाइन करोगे, लेकिन इंडिया के बाहर क्या होता है, एक ही बंदा दोनों चीज पे काम करता है, वो डिजाइन भी करता है वो ड्राइंग भी बनाता है। यहाँ इंडिया में थोड़ा बहुत लिमिटेड है क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं देते हैं। वहाँ क्या करते हैं, जो बंदा डिजाइन कर रहा है वही बंदा रेविट पे भी काम करके ड्राइंग भी फाइनलाइज करेगा, वही बनाएगा। अच्छा। हाँ, ये दिक्कत है, इंडिया में नहीं है ये सब चीजें। तो ये अच्छी चीज है एक, और एक तरीके से बुरा भी है कि तुम्हें फिर ड्राइंग नहीं तो ठीक है, मतलब, वर्कलोड कम से कम एटलीस्ट। नहीं 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 नहीं, वर्कलोड की बात नहीं होती, ब्रिज की बात होती है कि जब जो ब्रिज तुम डिजाइन कर रहे हो तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता उसे, हाँ तो हाँ, ये तुम जो चीज है। बनाओगे वो बिल्कुल परफेक्ट बना के दे दोगे वो। और फिर वहां पे ना टाइम की कमी नहीं होती कभी। इंडिया में टाइम की कमी है, बाहर बहुत टाइम मिलता है डिजाइन करने के लिए, वो कुछ भी चीज ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते। अब तुम देखो जैसे मिडिल ईस्ट है, तो वो इस टाइम पे हर मिडिल ईस्ट में सारे ब्रिज में बिम की रिक्वायरमेंट हो चुकी है कंपलसरी, कि भाई बिम का मॉडल बनाओ, हमें दिखाओ एक एक चीज कहाँ पे क्या क्या लगेगा, कैसे कैसे जाएगा। चाहे रीइंफोर्समेंट नहीं लगाते हो बिम में, लेकिन उन्हें कंक्रीट का तो पूरा चाहिए स्ट्रक्चर, सब कुछ, क्योंकि रीइंफोर्समेंट लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है 3D। हाँ ये चीज है। अब प्रियंका भी ज्वाइन करेगी। हाय प्रियंका, हाउ आर यू? Hello, I'm good. How about you? योर वॉइस इज लिटिल बिट स्लो। Yeah, yeah. Can you hear me now? Yes, yes. Maybe little bit volume was low previously. Maybe. So that is fine. I हम्म, think in next week BIM class होगी आपकी ज़्यादा, मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा नेक्स्ट वीक में, तो अच्छा, आप बस डिजाइन का और एनालिसिस का लेते हो? हाँ हाँ, मुझे ज़्यादा इसकी थोड़ी कम मतलब है, थोड़ी बहुत ही मैं, लेकिन लेता BIM इसकी हूँ, एनालिसिस और डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी अच्छा ब्रिज में अच्छा। आता है। तो फिर हमारा डिजाइन वाला कब रिज्यूम होगा, मतलब ये कुछ डिज़ाइन तो चल रहा है ना, दिन एनालिसिस के अपना बाद तो? डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, फिर ब्रिम में जैसे आप, जाएंगे? हाँ फिर आप बिम बिम जो है वो अमन ही सिखाएगा। जी। ऐसा होता था, बिम पहले पैरेलल भी हो रही थी, शुरुआत में तो नहीं थी, तो कुछ हम्म, दिनों चली भी थी क्लासेस, शायद हम्म, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमें प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो वो अब थोड़ा वो कर दिया, लेट कर दिया उन्होंने क्लासेस को। हाँ सर, एक एक साथ चल रही थी एक्चुअली, थोड़ा हाँ, सा। तो ये थोड़े भी स्टूडेंट कह रहे थे कि वो उनके पास लोड ज्यादा हो गया है, कि पर एक दिन में वो एक वीक में चार चार लेक्चर हो जाते थे, दो दो घंटे के, डेढ़ डेढ़ घंटे के आसपास, तो वो हम्म, फिर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, कि अब वो सोच रहे थे कि एनालिसिस प्रैक्टिस करें या बिम की प्रैक्टिस करें। तो हम्म। वो उनके लिए, तो इस वजह से थोड़ा वो कर दिया था उसको ना, फोकस फॉरवर्ड कर नहीं। दिया था बिम की क्लासेस को, कि बाद में थोड़ा करेंगे। अब शायद इस अगले वीक में होंगी, इस वीक का तो हो गई, क्लासेस हो जाएंगी, तो अगले वीक में शायद, अब अमन कितनी क्लासेस लेता है वो अमन पे डिपेंड करता है, अच्छा। 2 या 3 तो मिनिमम ले ही लेगा, तो उसमें आपका काफी हम्म। कंप्लीट हो सकता है। अच्छा, ये जो हमारा जो कोर्स कर रहे हैं इसमें सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर है या फिर सब नहीं नहीं, स्ट्रक्चर? सब करेंगे, सब सब सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, फाउंडेशन, एवरीथिंग। मतलब बेसिक वाला करेंगे या फिर लाइक टॉल डिटेल जिसको? डिटेल डिटेल डिटेल, नॉट द बेसिक इवन, हम सिर्फ बेसिक जो करेंगे वो करेंगे हम, इनका, जो हमारे स्पेशल ब्रिजेस होते हैं, जैसे हमारा केबल स्टे हो गया या हमारा बैलेंस कैंटिलीवर हो गया, इसका हम फुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका फुल करने में भी हमें 2-3 महीने लग जाते हैं, खुद से अगर मैं डिजाइन करने भी बैठूंगा। रियली? बैलेंस हाँ तो मेरे को करना ही है हाँ सीखने नहीं, ही है। हाँ मतलब मैं पर्सनली मतलब, मैं करूंगी, हाँ। हाँ नहीं नहीं, मैं सिखा दूंगा, लेकिन अगर तुम एक्चुअल, अगर बैलेंस कैंटिलीवर का डिजाइन देखोगे तो उसमें क्या हम्म, होता है, एक एक सेगमेंट का डिजाइन करना पड़ता है।
एक राइट। एक सेगमेंट डिजाइन करने में तुम्हारा एक एक हफ्ता चला जाता है, इतनी केबल लगती है। अच्छा। क्योंकि उसका उसमें इस डिजाइन से ज्यादा जो टाइम जाता है वो जाता है ड्राइंग पे। कि हम्म। तुम यही कंफ्यूज होते रहोगे, अरे ड्राइंग में ये वाली केबल अब मैं कहाँ से निकालूं, मेरी तो ओवरलैप हो गई, मेरी केबल इससे टकरा गई दूसरी केबल से, मुझे कैपेसिटी कम मिल रही है और केबल बढ़ाऊं। वो हम्म। इसमें ना रिपीटेटिव टास्क बहुत होते हैं, मतलब जो हमारे स्पेशल ब्रिजेज होते हैं। ऐसे फिर हमारा केबल स्टे ब्रिज होता है। केबल स्टे ब्रिज में हमने प्रिलिमिनरी डिजाइन कर लेते हैं, उसमें एक ही हम्म। बार में हम चेक कर लेते हैं भाई इतनी केबल दे रहे हैं और ये हम सुपरस्ट्रक्चर अज्यूम करेंगे। जब डिटेल डिजाइन पे बात आती है तो ओके। उसमें एक एक केबल फोर्स को एडजस्ट कर रहे हैं, पूरे ब्रिज को री एनालाइज कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं डिफ्लेक्शन में, फिर देख रहे हैं स्ट्रेसेस में, फिर दोबारा देख रहे हैं फाइनल उसकी ट्यूनिंग कर रहे हैं। उसकी ट्यूनिंग करते करते ही एक एक महीना चला जाता है केबल फोर्स की ट्यूनिंग करते करते। फिर अगर स्पैन अगर हमारा 150 मीटर से ज्यादा बड़ा हो गया तो फिर विंड के इफेक्ट डिफरेंट हो जाते हैं थोड़े। हम्म। तो ये जो होते हैं इनिशियल, अगर आप प्रिलिमिनरी डिजाइन कर रहे हो उसके जी। लिए तो ठीक हो जाता है कि हाँ ठीक है हमने कुछ सेक्शन दे दिया, इसके हिसाब से अब आप कोटेशन दे सकते, जैसे गवर्नमेंट कोटेशन निकालती है अपना ये सब करती है ना, अपने टेंडर निकालती है, तो वो डिजाइन प्रिलिमिनरी एंड डिजाइन के बिल्ड। ऊपर निकालती है। फिर डिटेल डिजाइन में तुम्हें पता किसी भी, इसलिए तो डिटेल डिजाइन में करीब एक एक साल दो दो साल चले जाते हैं, क्योंकि अच्छा। उसमें टाइम ही इसलिए ज्यादा लगता है क्योंकि स्पेशल ब्रिज में। अब पीसीएससी गर्डर है ये तो हम कर लेंगे डिटेल डिजाइन, हमारा आरसीसी गर्डर है वो कर लिया, जैसे हम सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन भी सब कर लेंगे डिटेल डिजाइन। हम स्टील गर्डर भी कर लेंगे, स्टील एफ वो भी कर लेंगे अपना, अगर कोई और सा होगा बो स्ट्रिंग गर्डर हो गया, या फिर हमारा ये हो गया स्टील ट्रस हो गया, हम्म। ये सब भी हो जाएगा। नेटवर्क आर्च का क्या है अपना? हाँ नेटवर्क आर्च मैंने भी रिसेंटली ही डिजाइन किया है, तो नेटवर्क आर्च भी हम कर सकते हैं, कोई इशू यहाँ नहीं पे है वो। बहुत चल रहा है क्या नेपाल में। नेटवर्क आर्च? हाँ। कितना स्पैन? मैंने अभी किया है रिसेंटली, कहाँ के लिए, मैंने किया है दुबई के लिए। हम्म। कितना, 130 मीटर का स्पैन। हाँ, इधर पता नहीं स्पैन तो एग्जैक्टली मेरे को मालूम नहीं, मेन हाईवे में ही है, फिर कहाँ का जगह जगह पे यही से एक ही कॉपी पेस्ट चल रहा है यहाँ पे तो। हाँ तो वो तो कॉपी पेस्ट तो इसलिए करते हैं ना, एक बार एक डिजाइन अप्रूव्ड हो गया तो, हम्म। और उस वो कंस्ट्रक्ट हो गया, उससे ये हम्म। हो जाता है माइंड में सबके, ये डिजाइन भी ओके और कंस्ट्रक्ट हो सकता है। मतलब कोई चीज अगर डिजाइन होने के बाद बन गई तो हम्म। सबके दिमाग में ये आ जाता है ये चीज ओके है, ये कोई एक्सपेरिमेंटेड चीज नहीं है, हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, ये चीज ओके हो चुकी है और ये चीज बन चुकी है, तो भाई इसी को कॉपी पेस्ट करते रहो और चलाते रहो। ऐसी ब्रिज का हाँ। कॉन्सेप्ट है। अब किसी ने एक बार आई गटर डिजाइन कर दिया, हम्म। उसके बाद हल्की बहुत डायमेंशन चेंज करके सब कॉपी पेस्ट मारते चले जाते हैं। फिर ऐसे हाँ, ही, वही चल रहा है। हाँ ऐसे ही फिर ये आता है केबल स्टोरेज का, जैसे एक बार डिजाइन हुआ उसके हम्म। बाद चले आ रहा है। अब मुश्किल इसलिए हो जाती है जब स्पैन बहुत बड़े होते चले जाते हैं। लेकिन सस्पेंशन ब्रिज में कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप, इसमें कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते और चीजों में भी, जैसे हम्म। आपका बैलेंस कैंटिलीवर हो गया वहां पे भी कॉपी पेस्ट, क्योंकि जहां पे फिर बहुत ज्यादा चीजें डिफरेंस होने लगती है। अब केबल जब आप वो करोगे ना देखोगे, हम्म। बैलेंस कैंटिलीवर उसमें इतनी केबल आएंगी कि आप गिन भी नहीं पाओगे, ओह। मतलब खुद से दिमाग में कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कि भाई कैसे निकालूं, मतलब कुछ ना कुछ आपको या तो अपनी एक्सेल में रखना पड़ेगा या फिर ड्राइंग के थ्रू ऐसे रखना पड़ेगा। और फिर इतना आसान नहीं हो पाता एकदम से केबल निकालना, क्योंकि उसमें हर 2 मीटर के बाद केबल ऐड होती है, हर 2-3 मीटर के बाद, हर मतलब जो भी सेगमेंट हम डिजाइन करते हैं हर हम्म। सेगमेंट में केबल चेंज हो जाती है, हर एक सेगमेंट की प्रोफाइल अलग आती है। और इसका इंस्टॉलेशन मतलब कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? वो तो वैसे ही होता है ना, एक दोनों एंड से एक एक स्पैन बढ़ाते चले जाते हैं, वो तो मैं बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। वो यहाँ पे तो उतना कंस्ट्रक्शन तो, कैपेसिटी नहीं है नहीं नेपाल। वहां नहीं, इंडिया में तो बहुत है आजकल। हाँ, इंडिया में है लेकिन यहाँ पे, इंडिया यहाँ में पे तो वो फिर कंक्रीट आर्च का आर्च ब्रिज भी काफी चल रहा है। कंक्रीट आर्च ब्रिज, हाँ, यहाँ पे मतलब आर्च नीचे है या उससे सस्पेंडेड है, उसके दो ऊपर कुछ। जैसे स्लैब उसके ऊपर डाल रहे हैं या फिर उससे सस्पेंड करा रहे हैं आर्च? दोनों करे हैं। सस्पेंड तो ठीक नहीं रहता, अगर उसके ऊपर बैठा रहे हैं तो ज्यादा अच्छा होता है, कंक्रीट क्योंकि बोलो। रिसेंटली हम गए थे एक विजिट हम्म। करने, तो सस्पेंडेड वाला भी था और एक नीचे वाला भी था, नीचे वाला भी काफी है, काफी है, इवन प्रीकास्ट वाला भी कुछ किए हैं लेकिन स्टील के लिए अच्छा होता है, अगर आपको यही जो तुम नेटवर्क टाइड आर्ट बता रहे हो ना, हम्म। ये अच्छा देखने में भी अच्छा लगता है, खूबसूरत होता है ब्रिज। हम्म। और क्या नाम है, डिजाइन तो आप डिफरेंट डिपेंड करता है कैसे कर रहे हो, कोड कोई डिफाइन नहीं है नेटवर्क टाइड आर्ट ब्रिज का। राइट। हम्म। सिर्फ हम उससे करते हैं, रिसर्च पेपर के थ्रू कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं हाँ आजकल डिजाइन। हाँ 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 हाँ, अच्छा। और कोई कोड कुछ नहीं बोलता, हम ईरो कोड भी चेक करते हैं, आशो भी, ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन,
कोई इतना डिटेल नहीं देता, कहीं बट पे जो कुछ नहीं, रिसर्च पेपर में कुछ अवेलेबल है। डिटेल्स नहीं है मतलब। है डिटेल सिर्फ रिसर्च ओके। पेपर में है, कोई रिसर्च पब्लिश हुई हुई है, वो दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लेकिन कोई एक पर्टिकुलर डिजाइन हम्म। अवेलेबल नहीं है, जैसे और सब की तो किताब विताब सब अवेलेबल है, थोड़ा बहुत प्रोफेसर भी वर्क करते रहते हैं यूनिवर्सिटी के, और हम्म। डिजाइन भी इंटरनल अपने हर कंपनी के कुछ ना कुछ रहते हैं, लेकिन इसका कुछ नहीं है। हम्म। क्या तो फिर अपना, कैसे मतलब लाइक वी गोना डेवलप ऑन आवर ओन राइट, तो हम लोग क्या से नॉर्मली डिजाइन करते हैं, क्योंकि मैनुअली तो हमें इतना। कोड फॉलो करने होते हैं और स्ट्रक्चर की हमें ये देखना पड़ता है कि उसका बिहेवियर एक्यूरेट आना चाहिए। हम्म। तो कभी कभार अगर अवेलेबल नहीं होता तो हम रिसर्च पेपर को वो करते हैं कि रिसर्च पेपर में जो बिहेवियर आ रहा था वही हमारा बिहेवियर आ रहा है नहीं आ रहा, उसके हम्म। थ्रू वैलिडेट कराते हैं। और फिर यही होता है कि अगर जिस भी फर्म में हम काम कर रहे हैं तो वो सीनियर पर्सन भी थोड़ा देखते हैं कि हाँ हम्म। भाई ये सही आ रहा है नहीं आ रहा। तो ज्यादातर तो जैसे नेटवर्क टाइड आर्ट ब्रिज है, तो ये हम्म। थोड़ा स्पेशल ब्रिज हो जाता है, कम ही लोग होते हैं जिन्होंने इस पर काम किया होता है। इसकी तो आर्च नेटवर्क भी अलग तरीके से मैनेज करी जाती है, अनइक्वल एंगल पे रखा जाता है। हम्म। मतलब अब चीजें बहुत ज्यादा हम्म। अलग होती हैं, ज्यादातर कन्वेंशनल ब्रिज की तरह नॉलेज अवेलेबल नहीं होती, तो थोड़ी रिसर्च करनी पड़ जाती है ऑनलाइन, थोड़ा अपने इधर उधर कॉन्टेक्ट में पूछना पड़ जाता है, ये सब चीजें होती हैं। तब हम्म। जाके फिर वो तो कोड कोड ही फॉलो कराने पड़ते हैं कि स्टील के लिए हम स्ट्रेसेस देख रहे हैं, केबल के लिए स्ट्रेसेस देख रहे हैं, कंक्रीट के लिए फिर अगर अगेन अल्टीमेट में चेक देख रहे हैं, तो वही चेक्स और वो सब चीजें वही रहती हैं। बस हम्म। मेन चीज है एनालिसिस पार्ट, हमारा एनालिसिस सही होना चाहिए। हम्म। एंड में जो आप डिजाइन कर रहे हो वो सेम ही रहता है सबके लिए, राइट। डिजाइन में फर्क नहीं आता, फर्क आता है एनालिसिस में भी, इसलिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अगर हम मिडास में सही इनपुट नहीं देंगे तो वो कभी भी हमारे पास करेक्ट रिजल्ट नहीं आ पाएंगे, हम करेक्ट डिजाइन ही नहीं कर पाएंगे। आपने वो भी मिडास में ही किया था, हाँ मिडास में क्यों था मैंने। लेकिन उसका क्या पूरा डिटेल्स तो मिडास नहीं देता ना। तो उससे क्या हो गया, हम अपनी डिटेल तो लगा सकते हैं ना। हाँ, अपना कर सकते हैं मैनुअली कुछ। हाँ। अपना हिसाब से वही मैं कह रहा हूँ ना, अपने हिसाब से जो चाहे आप चेंज करो, उससे क्या लेना देना। मिडास में तो मॉडलिंग होनी है और सिर्फ एनालिसिस रिजल्ट देगा वो। हम्म। एनालिसिस सही होना चाहिए बस, आपकी फोर्सेस सही आ गई उसके बाद वो फिर तो डिजाइन पार्ट है, उसमें तो बस हमें फोर्सेस निकाल के अपने फॉर्मूला से डिजाइन कर देना है, लेकिन वो जो फोर्सेस आ रही है वही मेन चीज होती है। हम्म। चलो अब हम इस पे करते हैं। हमने अपनी मॉडलिंग तो कंप्लीट कर ली थी इतना, तो अब थोड़े लोड वोड भी और बाकी के भी अप्लाई कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे दो बटन होते हैं, एक होता है प्री प्रोसेसिंग, एक होता है पोस्ट प्रोसेसिंग। तो प्री प्रोसेसिंग में जाके स्टैटिक लोड यहाँ पे बनाया हुआ था एक सेल्फ का। इफ सेल्फ वेट को अभी चलो इतनी रहने दो, सेल्फ वेट के बाद हम लगाएंगे एस आई डी एल, या एस आई डी एल नहीं भी रख रहे तो हम रख सकते हैं क्रैश बैरियर। बैरियर इसको भी अभी इसी में रख लो। और दूसरा क्या आएगा, वेयरिंग कोड, वेयरिंग कोड और वेयरिंग कोड कोड, वेयरिंग कोड। एक इसमें अब आएगा प्री स्ट्रेसिंग, प्री स्ट्रेस। सर, हाँ ये गुड सही इवनिंग हो गया। सर। गुड इवनिंग, गुड सर, अभी इवनिंग। जैसे क्रश वेरिएंट का आपने लोड लगाया ना, उसके पहले किसमें? एक मैसेज आया था। अभी सेल्फ वेट जैसे लगाया आपने, हाँ हाँ क्रश वेरिएंट का लगाया, हाँ उसको जब ऐड करते हैं तो एक मैसेज आता है ना कि सेल्फ वेट विल बी डिलीटेड हाँ हाँ, वो तो एनालिसिस ये विल बी डिलीट हो डिलीटेड। जाता है कि जो हमने एनालिसिस फाइल रन कराई हुई है वो एनालिसिस रिजल्ट डिलीट हो गए बस, अच्छा, ठीक, ओके। दोबारा रन करा दो। बस ये होता है ना वही कि क्योंकि अब हम कोई नई एंटिटी क्रिएट कर रहे हैं तो मॉडल ये बोलता है कि भाई तुम्हारे पुराने रिजल्ट जो है वो डिलीट हो जाएंगे, अब दोबारा रन कराना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, अब मॉडल ठीक। को क्या पता, हम सिर्फ चीजें ऐड कर रहे हैं, अभी कुछ हमने अप्लाई नहीं करा। उसके हिसाब से तो आप कोई भी चेंज कर रहे हो प्री पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद वो तो बोलेगा रीरन कराओ बस।
हाँ, लोड कॉम्बिनेशन को छोड़ के मिडास में ये फायदा है कि लोड कॉम्बिनेशन हम बाद में ऐड करा सकते हैं प्रोसेसिंग के बाद। लेकिन अगर आपने स्टैड या ई टाइप यूज करा होगा तो उसमें पहले ही लोड कॉम्बिनेशन डिफाइन करने पड़ते हैं, फिर हमें रन कराने पड़ते हैं मॉडल, और उसकी वजह से टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो सही नहीं ओके। होता है बस। अब इसमें एक आएगा वेट कंक्रीट, तो रख लेते हैं हम यूजर नॉट डिफाइन, व्हाट इज वी कॉल इट, कंस्ट्रक्शन स्टेज। डेड लोन, डेड लोन, डेड लोन। Wait a minute, construction stage, derailment to management. CS, yes, 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 yes. Hmm. Yes. अब ये तो हो गए हमारे डेड लोड, इसके बाद विंड। तो लास्ट वाले मॉडल और इसमें मेजर डिफरेंस क्या है? लास्ट और इसमें जो मेजर डिफरेंस आएगा, ये एक तो प्री स्ट्रेसिंग आएगी, दूसरे हम इस मॉडल को डिवाइड भी करने वाले हैं अपने इसमें, क्या नाम है, गडर अलग होगा, स्लैब अलग कास्ट होगी, और मेन चीज ये है कि कंस्ट्रक्शन स्टेजेस यूज करेंगे। लास्ट आर वाला भी हम लोग पीएससी का ऑर्डर लिए थे सर, प्री नहीं नहीं, स्ट्रेस वो तो कंक्रीट। आरसीसी गडर था ना। नहीं, जो हम लोग उसमें सेक्शन प्रॉपर्टी जा रहे थे तो उसमें पीसीएससी आई गडर सेक्शन सिलेक्ट। प्रॉपर्टीज में ले लिया था, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ रहा, हमें तो एनालिसिस लेना था ना, हम तो रीइंफोर्समेंट तो अपने एक्सेल से प्रोवाइड करा रहे थे ना। उसमें हम अच्छा, बस ओनली हमें बस सेक्शन की शेप सेक्शन चाहिए थी। सेक्शन की ठीक है। शेप तो किसी से भी ले सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नॉर्मल आई ये वाले गटर ऐसे क्रिएट नहीं हो सकते ना अपने नॉर्मल सेक्शनों में। ओके। अभी से सेव एंड क्विट विदाउट साइनिंग नहीं चाहिए भाई, हम ये मना करेंगे। सेव एंड क्विट, अब वेट कंक्रीट ले लिया, विंड। विंड इन, अब विंड के भी तीन डायरेक्शन होंगे, सबसे पहले एक एक्स, यहाँ पे विंड। मैं चाहता हूँ तो वहां से भी कर सकता हूँ कॉपी पेज, लेकिन मैं अभी करना नहीं चाह रहा क्योंकि इसमें थोड़े लोड अलग क्रिएट होंगे। विंड लोड ऑन स्ट्रक्चर, विंड वाई, विंड जेड, अब विंड विद लाइव लोड, लाइव एक्स। एक्स, और यहाँ पे चेंज कर लेंगे हम इसका, और वाई। अब आएंगे हमारे चार टेम्परेचर के टेम एक, सबसे पहले यूनिफॉर्म टेम्परेचर, यूनिफॉर्म टेम्परेचर पॉजिटिव, यूनिफॉर्म टेम्परेचर नेगेटिव,
अब आएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट, पॉजिटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये आ गए। अब इसके बाद क्या बचता है, सीज्मिक, सीज्मिक एक्स, वाई, वन जेड। अब ये कॉल लोड आएगा, वो आएगा आपका ब्रेकिंग, ब्रेकिंग। और तो अभी सुपर स्ट्रक्चर के लिए यही लोड होते हैं इंपॉर्टेंट। इनमें से भी ये ज़्यादातर गवर्न नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, कमेंट आ जाते हैं, तो ये इसलिए हमेशा प्रोवाइड करा देने चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो सर एक चीज, जैसे कि हम्म। सेल्फ वेट या फिर अपना क्रैश बैरियर, इसके लिए तो अलग भी एक टाइप है, जैसे कि डेड लोड या फिर विथ यूटिलिटीज वाला। हाँ हाँ हाँ, वो कुछ नहीं है, ये अभी मैं टाइप चेंज कर दूंगा बस, ये रिप्रेजेंट के लिए। अगर आप डेड लोड देखोगे तो इसका टाइप अलग भी है, यूजर डिफाइन भी है, डेड लोड भी है। तो और इससे इसमें कोई फर्क पड़ेगा या फिर? नहीं नहीं, ये वैसे तो फर्क नहीं पड़ता। ये चीज जो होती है ना, ये काम आती है हमारे एक तो ऑटोमेटिक लोड कॉम्बिनेशन में, दूसरी कंस्ट्रक्शन स्टेजेस में काम आती है। ओके। अभी अगर मैं ऐसे रख रहा हूँ लोड यूजर डिफाइन में, तो ये कंस्ट्रक्शन स्टेज में नहीं जाएंगे जब तक मैं इसे इसमें डिफाइन नहीं करूंगा। ये अभी मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, बाद में चेंज करूंगा। मैं बताऊंगा कि अगर आप ऐसे रख के करोगे तो क्या दिक्कत होगी। उससे मतलब एक एरर होता है, ये पता चल जाएगा। लोग कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों नहीं आ रहा, क्यों क्या गायब हो गया मेरा लोड या नहीं। तो जब तक यहाँ पे मैं चेंज नहीं करूंगा इसके टाइप, वो दूसरी जगह पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए ये टाइप इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्चुअल एक्चुअल टाइप डिफाइन करना। सेल्फ वेट को हम इसमें डिफाइन नहीं करते हैं, अगर आप पीसीएससी कटर कर रहे हो तो हमेशा कंस्ट्रक्शन स्टेजेस में डिफाइन करते हैं। ये अभी बाद में करूंगा जब थोड़ा बहुत और मॉडल लगेगा, तो थोड़ा इसकी लोडिंग भी लगवाना चाहिए। अब जैसे हमें क्रैश बैरियर का लोड लगाना है, तो अब दूसरा मेथड भी एक और बता देता हूँ कि एक पिछली बार बताया था कि डायरेक्ट यहाँ से 0.5 क्रिएट करके मल्टीप्लाई करके वैसे लगा सकते हो। और दूसरा मेथड ये है कि यहाँ क्रिएट एलिमेंट में जाओ, उससे पहले एक डमी एलिमेंट क्रिएट कर लो प्रॉपर्टीज में, एक्शन मैनेजर, यूजर, 0.1 इंटू 0.1, एक्शन में डमी। अब इसको क्या करो, यहाँ से यहाँ क्रिएट कर लो। अब ये मेरी होती है जैसे डमी बीम, अगर आप 3D व्यू में देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ये बहुत ज़रा सी होती है। और इसकी मैं अगर एक काम और करना होता है, ग्रेड मैंने वो दे दिया है, डमी ग्रेड ही दे दूंगा, लेकिन थोड़ा और क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे इस पॉइंट से पीछे की साइड लेके जाना है, एक्सट्रूड, माइनस पॉइंट, हाउ मच वाज दिस डिस्टेंस, 675।
ऐसे क्रिएट हो गए। और वापस इन दो को नोड को सिलेक्ट करके आगे भी क्रिएट कर सकता हूँ, बस इसमें से नेगेटिव हटा के ये क्रिएट हो गया। एक मिनट कॉल आ रही है। सॉरी फॉर दैट। अब हम लोड लगाना हमें काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, अब हमारा क्या होता है, इसका एरिया जो होता है क्रैश बैरियर का, वो आप ले सकते हो 0.45। तो जैसे अगर मैं खोलूँ, जैसे मेरा जो ये क्रैश बैरियर बनता है, ये ऐसे ऐसे थोड़ा ऐसे होता है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये पूरा जो एरिया आ जाता है, ये 0.45 हम अज्यूम करके चलते हैं। वैसे ये आता है 0.4 से लेके 0.5 तक। तो अगर आप 0.45 भी ले रहे हो तो ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई कर दो अपने 25 से, तो हमें पर मीटर के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से वो मिल जाता है लोड। और वो आ जाएगा 12.5। तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे इस लाइन के ऊपर 12.5। और अब उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, दूसरा, अब हमारी ब्रिज ऐसा है, वेरिंग कोट अप्लाई करना है। अब मेरा जैसे क्रैच बैरियर यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है। अब मेरा यहाँ गर्डर है, यहाँ गर्डर है, ठीक है। अब मेरी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर्स। और यहाँ से यहाँ कितना लिया हुआ है, यहाँ भी मैंने 1 मीटर लिया हुआ है। तो ये 2 2 है। अब लेकिन वन में ये क्या हो रहा है, यहाँ पे लेकिन 0.5 बच रहा है सिर्फ। यहाँ का बच रहा है 1 बच रहा है। तो एंड गर्डर पे सिर्फ 1.5 है और मिड गर्डर पे 2 मिल रहा है। तो वेयरिंग कोड जब आप अप्लाई करेंगे, अब जैसे वेयरिंग कोड की डेप्थ जो होती है वो भी वेरी करती है 0.05 से लेके 0.1 तक जनरली। अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट हो हाईवे की तरफ से तो वो अलग बात होती है, लेकिन वेयरिंग कोड्स की ये लिमिट रहती है। तो हम इसमें जैसे अगर 0.08 अज्यूम कर लें, या हाईवे ने हमें 0.08 बताया हो, 0.08 इंटू 22, तो ये मिल जाएगा हमें पर स्क्वायर मीटर। अब इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे 2 मीटर और अदरवाइज 1.5, देन वी विल अप्लाई इट ऑन टू ओनली गर्डर्स, नो नथिंग, नो वन एल्स। तो ये थोड़ा ध्यान रख, ये सब जो होता है आप मैनुअली खुद से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना ज़्यादा उसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और हम अप्लाई कर लेते हैं इसको, जैसे इधर इस पे क्लिक करेंगे तो ये साइड व्यू आ जाता है यहाँ से।
ये सिलेक्ट कर लो, ये लोड में जाके एलिमेंट लोड, यहाँ बहुत सारे लोड होते हैं, सेल्फ एंड नोडल लोड, स्पेसिफाइड डिस्प्लेसमेंट, नोडल मास देयर, so we always use generally element load. Here we will select our crash barrier minus 12.5, अप्लाई, ऐसे करके अप्लाई हो जाएगा। अब अगला लोड हमने कितना लिया हुआ है, वो हमने लिया हुआ है वो क्रैश बैरियर का, जो कि 0.08 इंटू 22, 1.7 इंटू 1.5, 2.64 फॉर हैंड गर्डर्स। तो यहाँ पे चेंज कर दो वेयरिंग कोड्स, ये सिलेक्ट कर लो हैंड गर्डर, हैंड गर्डर, तो ये आ रहा है 2.64, अप्लाई। और उसमें क्या आएगा अपना 1. मिनट, 1.76 इंटू 2, तो ये आएगा 3.52। सर कैलकुलेशन दिखाए सर, कैसे कर रहे थोड़ा। कैलकुलेशन देखो, इसका ये आ गया ना अपना 0.08 हाँ जी, इंटू 22 इंटू 1.5 करो। 1.5 क्यों लेंगे सर? अरे बताया था अभी। यहाँ से इसका हाफ मिला 1 अच्छा मीटर, हाँ, यस सर। और यहाँ से यहाँ 0.5 मिला, ये इसको नहीं लेंगे ना, ये यहाँ पे अच्छा वेरिंग कोड नहीं आएगा। ठीक और है। बीच में के लिए क्या करेंगे, 0.08 अगेन मल्टीप्लाई बाय 22 इंटू 2, 3.52 है सर। तो तो ये ये 0.8 कहाँ से लिए थे? ये तो हमें हाईवे देगा ना, अच्छा वो हम नहीं हाईवे ले। देगा। हाँ, वेयरिंग कोड हमेशा हाईवे देता है, और वरना तुम अच्छा अज्यूम कर सकते हो कि वेयरिंग कोड 80 आएगा, या फिर अपना ये आएगा, क्या गया, मैंने ये बताया ना, ये वैल्यू होती है हाँ, ये तो जीरो आप पॉइंट बताएं। फाइव से 1 के बीच में आता है। भेज। देता जनरली हाईवे, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है तो तुम सबसे हाईएस्ट 0.1 ले सकते हो डिजाइन के लिए इनिशियली, लेकिन अगर हाईवे दे देगा। रुक जाओ, मैं आऊंगा कॉल पे, अभी रुक जाओ। हाँ, तो हाँ हाँ, ये आ गया ना विनाश समझ में। यस सर, आ गया। ठीक है, और इसका भी मैंने बता दिया, ये भी हाँ अज्यूम होता है, लेकिन अगर तुम्हारे ये इसलिए अज्यूम होता है मैं बताता हूँ, ये इसकी भी हाइट डिफरेंट होती है, 0.9 टू 1.2 जाती है। तो और ये भी इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि ये हाईवे देता है कि कितना उसको अपनी पेमेंट करवानी है, रखवानी है। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी अज्यूम्ड होती हैं, लेकिन तुम उसका एवरेज दोनों का हमेशा लेके भी कर सकते हो, इसमें 0.75 भी ले सकते हो, 0.75 डिजाइन करके, और इसके लिए 0.45 ही ले सकते हैं। ओके सर। अब हाँ, ये वाला अप्लाई करना था, तो तुम बस इसको डायरेक्ट सेलेक्ट करो, ये वाले, ये -3.52, अप्लाई। अब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ ये देख सकोगे ये अब ये देखो, ये दिख रहे हैं लोड। अब यस अभी सर। वेट कंक्रीट का भी अप्लाई करेंगे। अब वेट कंक्रीट का कैसे अप्लाई करेंगे, पहले तो अनडिस्प्ले कर लो। अब हम जाएंगे इधर, जो हमने ग्रुप क्रिएट करा था, क्रॉस एलिमेंट्स, क्लिक दिस। अब हमें पता है इन सारे गटर्स की तो जो स्पेसिंग है वो 1.05 है, और स्लैब की वो कितनी ली हुई है हमने, थिकनेस वो ली हुई है 0.2, तो 0.2 इंटू 25 इंटू 1.05, ये हमारा आ जाएगा वेट कंक्रीट का वेट। लिख भी देता हूँ, वेट कंक्रीट, वेट, WC, वेरिंग कोड को WC भी कहते हैं, क्रैश बैरियर को CB भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज करनी हो, जैसे सल्फेट को SF भी कहते हैं।
मतलब कहते हैं जब जब ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, वरना तो तुम पूरा नाम भी ले सकते हो। ये आ रहा है 5.25। तो मैं क्या करूंगा अब, जो ये वाले हैं इनको तो मैं ले लूंगा और डायरेक्ट 5.25 गो टू दी नोड एलिमेंट, लोड एलिमेंट वेट कंक्रीट माइनस 5.25। बट एंड का जो है वो थोड़ा बड़ा है, वो मेरा जो है 5 वो नहीं है 1 वो नहीं बड़ा इन द सेंस, हाँ वो थोड़ा बड़ा है। वो बड़ा इसलिए है कि वो था 0.675 × 2। मैं उसको भी कर लेता हूँ, वो थोड़ा ज्यादा आएगा, 1.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। पॉइंट 2 × 25 × 1.3 विल गेट 6.5। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6.5। इसको भी सेम अप्लाई करेंगे, क्लिक लाइक दिस, क्लिक एंड अप्लाई। तो ये हमारा वेट कंक्रीट भी अप्लाइड हो गया। अब हमारे दूसरे लोड बच रहे हैं, मैं इतने वो फाइल खोलता हूँ। ये तो ये है, 1 मिनट दे दो। हाँ, तो मुझे तुम्हें उसके बारे में बताना पड़ेगा ना मुझे। पीसीएस में, हाँ, लोड कैलकुलेशन। क्योंकि अब हमें क्या करना है, हमें विंड लोड निकालने हैं, टेम्परेचर लोड एंड सीज्मिक लोड। सीज्मिक हम अभी भी स्टैटिक ही अप्लाई करेंगे, डायनेमिक नहीं अप्लाई करेंगे। जब हम इसके साथ सबस्ट्रक्चर फाउंडेशन मॉडल करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि डायनेमिक करेंगे। अभी इनिशियली अगर सुपर स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो तो डायनेमिक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो बियरिंग ही है। अब बियरिंग हमारे मोमेंट नीचे सबस्ट्रक्चर फाउंडेशन पे नहीं जाने देती है, तो स्टैटिक काफी होता है। हेलो। हाँ, ये स्क्रीन पर। यस सर, एक्चुअली यहाँ पे लाइक नेपाल हम्म, में हम्म, सिस्मिकली बहुत वल्नरेबल हाँ है। हाँ, तो मालूम है, एक्टिव जोन है वो, सीस्मिक जोन 5 में बहुत ही आता है। ज्यादा है। हाँ, यस। इंडियन के हिसाब से सीस्मिक जोन 5 एरिया है। हाँ, अगर तुम, वो भी उस अभी हम लोग का तो लाइक फॉर बिल्डिंग्स दे हैव लाइक उसको मॉडिफाई किए हैं, अपडेट हाँ किए हाँ, हैं। हो रहा है बट वो अपडेट, इंडियन कोड भी हो रहा है अपडेट। हाँ, यहाँ पे तो इंडियन लाइक 1893 2016 वाला जो है उसका तो अब बहुत अधिक। नया नया आने वाला है, 2023 आ जाएगा, उसमें सब अपडेट हो जाएगा अभी। हाँ सारी फोर्सेस बढ़ जाएंगी करीब 1.5 to 2 times। हम लोग का भी reinforcement ऑलमोस्ट लाइक 2 times to 3 times आ रहा है यहाँ पे नेपाल का, अभी बिल्डिंग का ही, सेम बिल्डिंग का। अच्छा 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 अच्छा, हाँ नहीं आ जाएगा। वो हम्म इंडियन कोड में भी आ रहा है, मतलब हम्म उसका ड्राफ्ट कोड भी इशू हो चुका है। तो उस हम्म पे अभी सिर्फ कमेंट्री चल रही है। मतलब कमेंट्री कहते हैं कि हम्म जितने भी बड़े बड़े कंसल्टेंट हैं वो अपने कमेंट्स देते हैं, ठीक जी है। तो जी। उस पे वो अभी कमेंट्स दे रहे हैं, और जो इंडियन कोड कमेटी है वो देख रही है, चेक कर रही है कि हम कितना चेंज कर सकते हैं और कितना नहीं। वो हम्म पूरा, अब हमारा इंडियन कोड पूरा बिल्कुल एकदम आशको जैसा होने वाला है। और वो फिर परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन भी हो जाएगा। अभी ओके। तो कैपेसिटी बेस पे कर रहे हैं, तो वो चेंज होने परफॉर्मेंस वाली। बेस्ड मतलब नहीं समझे। ऐसा होता है ना, सीस्मिक का जो डिजाइन होता है 2 टाइप से होता है। अच्छा। एक होता है परफॉर्मेंस बेस, एक होता है कैपेसिटी बेस। जी। कैपेसिटी बेस में ये होता है, चाहे मेरा अर्थक्वेक 1 साल बाद आ जाए, हम्म चाहे मेरा अर्थक्वेक 100 साल बाद आए, चाहे मेरा 1000 साल बाद आए, चाहे मेरा 1 लाख साल बाद आए, मैं एक डिजाइन करूंगा, वो सबके लिए वैलिड रहेगा। ओके। ये होता है कैपेसिटी बेस, कि जब भी अर्थक्वेक आए मैं इतनी कैपेसिटी दूंगा, वो कभी फेल नहीं होना चाहिए स्ट्रक्चर, ठीक हम्म है। और हम्म परफॉर्मेंस बेस ये होता है कि अगर मेरा अर्थक्वेक 300 साल के अंदर आ रहा है, उसके लिए मैं कम रीइंफोर्समेंट दूंगा। अगर मेरा अर्थक्वेक 1000 साल के लिए आ रहा है तो उसके लिए अलग रीइंफोर्समेंट और थोड़ा बढ़ा के रीइंफोर्समेंट डालूंगा। और मेरा अर्थक्वेक अगर 3000 साल बाद आ रहा है तो उसके लिए और बढ़ा के दूसरे चेक करूंगा। तो उसमें चेक चेंज हो जाता है। 300 साल पे सिर्फ हम SLS चेक देखते हैं, 1000 साल पे हम ULS चेक देखते हैं, फिर हम 3000 साल पे स्ट्रेन का चेक देखते हैं।
तो वो चेक जो है वो चेंज हो जाते हैं और उसकी लाइफ चेंज हो जाती है स्ट्रक्चर की अलग अलग साल पे, और जितने में अर्थक्वेक मेरा आ सकता है, क्योंकि अर्थक्वेक की सिर्फ प्रोबेबिलिटी हमें पता होती है, किसी को ये नहीं पता कि कब आने वाला है, कैसे आने वाला है। तो अगर वो 300 साल के अंदर आएगा तो वो बस हम उसकी वो चेक करेंगे, क्रैक विड्थ और स्ट्रेस चेक करके बोल देंगे ओके। अगर वो 1000 साल में आने वाला है तो हम यूएलएस चेक करेंगे ना, उसकी क्रैक विड्थ चेक करेंगे, कुछ और चेक करेंगे। अब वो 3000 साल बाद आने वाला है तो उसका यूएलएस चेक कर लेंगे और उसका स्ट्रेन चेक करते हैं। स्ट्रेन में तो कहीं वो नहीं हो रहा, तो इसलिए परफॉर्मेंस बेस में थोड़ा कंजर्व इकोनॉमिकल डिजाइन भी आता है। लेकिन कैपेसिटी क्या हो करता है कि तुम डायरेक्ट 3000 वाला डिजाइन अपना 300 साल के लिए भी चेक कर दे रहे हो, तो वो इस वजह से कंजर्वेटिव हो जाता है। ओके ओके। हमारे यहाँ पे क्या है कि लाइक जनरली अगर वैसा जोन में है तो दे आर आस्किंग फॉर सिस्मिक डिजाइन ऑफ ब्रिज, तो हाँ, उसमें सीस्मिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो नेपाल के लिए, तो मतलब है क्योंकि आप नेपाल पूरा हिमालयन रीजन पे है, और ओके। हिमालयन रीजन जो है सबसे ज्यादा सीस्मिक एक्टिव जोन है। और यहाँ तक की प्रिडिक्शन भी यही चल रही है कि जैसे अभी टर्की में अर्थक्वेक आया है, चांसेस ये है कि नेक्स्ट अर्थक्वेक अब हिमालयन रीजन में ही आएगा, तो वो इंडियन और नेपाल में ही आने वाला है अगला अर्थक्वेक, अगर कोई मेजर अर्थक्वेक आया, जितना मेजर अभी टर्की में आया था, जो इतना लॉस हुआ है अभी। सर डराइए मत अभी से ही। नहीं नहीं, जो रिसर्चर कह रहे, नहीं ये डराने की बात नहीं है, ये तो जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, जो जितने भी टीचर हमें पढ़ाते थे आरसीसी और सीजमिक और ये सब बीटेक में एमटेक में, सब यही बोलते थे जिस भी अब जब भी इंडिया में अर्थक्वेक बड़ा अर्थक्वेक आएगा तो आधे तो लोग वैसे ही खत्म हो जाएंगे। अभी भी तो रिलीज आएगा नहीं ना हुआ है, इट्स हैं? इट्स स्टिल अभी, हाँ थोड़ा लाइक वी कीप नहीं नहीं, वो गेटिंग एवरी नहीं, सिंगल जब डे भी एक मेजर अर्थक्वेक आएगा, बड़ा मेजर आएगा। हाँ, मेजर मतलब 7 एनर्जी से ऊपर रिलीज रिश्टर स्केल पर, 7 से ज्यादा, और उसके चांसेस भी हैं क्योंकि बहुत सालों से नहीं आया टेलीस्कोपिक है। भी आने वाला है, लाइक हाँ बहुत, इवन वी हैव बीन, हाँ हाँ वी बहुत सालों से वो इसमें क्या है ना, तुम्हारे हिमालयन रीजन में एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, हो रही है, जिस दिन राइट। वो एनर्जी रिलीज होगी उस दिन आएगा। अभी तक कोई ऐसा पता नहीं चला है, क्योंकि पहली बात तो वो नहीं पता लास्ट तो लगता आया किसी को था, भी। द लास्ट वन, हम्म। हाँ इट वाज ह्यूज, दो आया था, उसके बाद आफ्टर इफेक्ट भी बड़ा ही था, बट स्टिल इट्स नो स्टिल नो नो, बहुत। टर्की जितने लेवल का अभी तक कहीं नहीं आया है, वो उसके हाँ। बाद अब आएगा ना, तो हिमालयन के ही चांस है, क्योंकि हम्म। यहाँ पे ना कोई वॉल्केनोज भी नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट पूरी एनर्जी रिलीज होगी। राइट राइट, वो तो तो है। सब वो प्लेन प्लेन एरिया पर आ तो जाइए सर हाँ अभी हाँ, से। जो है, नहीं सच में, हम दिल्ली भी आधी खत्म हो जाएगी जब भी आएगा। ये पहले बोलते थे तो देहरादून नहीं से अब भी, काठमांडू हाँ के बीच देहरादून में। दिल्ली दिल्ली तक आएगा, उसका जो स्कोप होगा आराम से। मतलब बिहार वाले से बिहार तो तुम्हारा जितना कनेक्टेड है सब जाएगा। नहीं कनेक्ट हिमालय, कहाँ है सर उतना उधर क्यों होगा। हिमालयन रीजन की साइड है ना, ऊपर साइड। हाँ अपर साइड है सर, उधर जमालपुर वगैरह हाँ पड़ता है। हाँ, तो वो जितना उधर साइड आएगा तो उधर जाएगा। ये पूर्णिया साइड वगैरह पड़ता है थोड़ा सा। लेकिन एपेक सेंटर यही बोल रहे हैं कि हिमालयन में क्रिएट हो सकता है। अब ये नहीं पता कि कौन से हिमालयन में होगा, कि पाकिस्तान वाले की साइड होगा, या इंडिया और नेपाल की साइड होगा, या चाइना वाली ये जो बेल्ट है अलग बेल्ट उस साइड होगा, लेकिन चांसेस यही है। जैसे पाकिस्तान और सर इसका है काबुल का बॉर्डर। हाँ मतलब सर अगर हम जनरली कोई भी ब्रिज कितने ईयर के लिए डिजाइन करते हैं, किसके लिए? कितने साल के लिए डिजाइन करते हैं? हाँ इनिशियली हम हमेशा कोशिश तो यही होती है कि हाँ 100 साल के लिए हो। कुछ ब्रिज 100 साल से ज्यादा चलते रहते हैं, जैसे अपने इंडिया में ब्रिटिश एरा के जो ब्रिजेस हैं वो अब तक सही चल रहे हैं। हाँ लेकिन सर जो, अभी यहाँ वाली चल रही है सर कोइलवर हाँ ब्रिज। लेकिन कुछ इंडियन ब्रिज जो 100 साल के डिजाइन हुए वो अभी भी 10-15 साल बाद गिर चुके हैं। तो वो सिंपल वर्कमैनशिप पे भी डिपेंड करता है, क्या क्या मटेरियल। लेकिन हमेशा यही होता है, एज पर ड्यूरेबिलिटी हम देख लेते हैं कि कितना कवर दे रहे हैं, क्या रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं। और ये जैसे विंड का ये तो डेटा होता है, ये तो फोर्सेज होती है, इससे हमें लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। अब आप देखोगे सीज्मिक जो 1983 2000 2016 में दिया हुआ था, वो डेटा सारा चेंज होने वाला, सारा लोड अपडेट होने वाला है। तो हमारा लोड हमेशा ही चेंज होते रहते हैं और अपडेट होते रहते हैं, तो लोड से हमारी लाइफ पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना हमारी ड्यूरेबिलिटी से पड़ता है। एक तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट से, क्लियर कवर से, और और वो कौन से एरिया में हम बना रहे हैं, कितना पानी है, कितनी ह्यूमिडिटी है, वो सब चीज़ों से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जहाँ ह्यूमिडिटी घुसी अंदर हमारे स्ट्रक्चर में और उसने
सरिये को छू लिया तो और वो चालू हो गया जंग लगना, तो वो गया ब्रिज, वो नहीं बचता फिर। और कुछ जगह ऐसा होता है कि डिटेलिंग का भी इशू हो जाता है कि कुछ ब्रिज आजकल जो हो रहा है मेन पंगा, कि रीइंफोर्समेंट सही से नहीं डालते, या फिर जब अपना ये क्योरिंग करते हैं कंक्रीट की तो वाइब्रेशन सही से नहीं हो पाती, तो हनीकॉम्ब क्रिएट हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। और अभी नई चीज एक और निकल कर आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। इलेक्ट्रिक व्हीकल नॉर्मल व्हीकल से मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा हैवी है। तो उसके चक्कर में भी ब्रिजेस पे जो है आपका लाइव लोड बढ़ रहा है। इसके ऊपर तो पूरा एक अच्छी रिसर्च भी चल रही है अभी कि ओल्ड ब्रिजेस जितने भी हैं, अगर हमारी 100% इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गई तो फिर क्या इफेक्ट होगा। तो तो सर वो हम भी डिजाइन करेंगे 100 ईयर्स के लिए, तो 300 ईयर्स बाद क्यों चेक कर रहे हैं उसको? नहीं नहीं, हम हमेशा 100 ईयर्स के लिए ही करते हैं ना, 100 से ज्यादा जाते हैं। और बेसिकली कभी कभार 120 भी ले लेते हैं, लेकिन 100 ही लेते हैं ज्यादातर। जैसे आप मेट्रो स्ट्रक्चर देखोगे ना, और ये सब ना बहुत सारे सीनियर पर्सन ही डिसाइड करने ज्यादा, इनका बनता है डीबीआर। डीबीआर बोलते हैं डिजाइन बेसिस रिपोर्ट। तो डिजाइन बेसिस रिपोर्ट में हमें ये सारे पैरामीटर डिफाइन करने पड़ते हैं कि किस हिसाब से हमारी ह्यूमिडिटी होगी, किस हिसाब से विंड फ्लो करेगी, क्या सीन में आ सकता है। तो उन टोटल का वो एक प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस निकाल के लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर कुछ अज्यूम करते हैं, मतलब है उसका भी एक प्रोसेस। लेकिन हम तो डायरेक्टली कोर्ट के हिसाब से बोल देते हैं कि ठीक है, कोर्ट के बोल रहा है इतना कवर ले लो तो ये इतने साल के लिए हो जाएगा, तो हम वो लेके चल लेते हैं। लेकिन एक प्रॉपर स्टडी भी होती है कि कितने साल तक करना चाहते हो। वो स्पेशल ब्रिजेस के लिए होती है। जैसे हमारे मेट्रो हो गए स्ट्रक्चर, ये वायडक्ट होते हैं पूरे के पूरे, इनके लिए होती है। या हमारे केबल स्टे ब्रिज है कोई इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा बड़ा 1 किलोमीटर का, उसके लिए होती है थोड़ी बहुत। या अब ये होते हैं हमारे, अब हमारे माउंटेन्स में जो ब्रिजेस होते हैं उनकी थोड़ी बहुत होती है स्टडी। लेकिन आधे से ज्यादा तो कोड ही फॉलो करते हैं नॉर्मल ब्रिजेस के लिए। जो ओके। हाँ, जो मेन स्टडी है उसमें क्या करते हैं, एक तो आपका विंड टनल का एनालिसिस होगा प्रॉपर। तो विंड टनल के एनालिसिस में वो प्रॉपर एक मॉडल बनाएंगे स्केल को कम करके। हमें पैरामीटर देने पड़ते हैं, हमें यहाँ तक कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी भी देनी पड़ती है विंड सिमुलेशन को, कि इतनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है मेरे स्ट्रक्चर की, इतनी फाउंडेशन के हिसाब से ऐसे ऑक्सीलेट करेगा। तो वो एक्चुअल में उस मॉडल को बनाते हैं 3D प्रिंटर के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू भी आजकल, तो ये कॉमन हो गया। फिर उसमें विंड फ्लो कराते हैं, फिर उसको चेक करते हैं। फिर उसमें अर्थक्वेक भी अप्लाई कराते हैं, मतलब नकली अर्थक्वेक जो भी, उसके हिसाब से चेक करते हैं। तो वो मेथड भी आजकल अडॉप्ट हो रहा है, सिर्फ स्पेशल ब्रिजेस के लिए। नॉर्मल ब्रिजेस के लिए कुछ नहीं है अभी। नॉर्मल ब्रिजेस जो कोर्ट कह देता है वो बोल देता है हम, ठीक है भाई ओके। जैसे अभी मैं देख रहा था कि 1 किलोमीटर का था ब्रिज, तो उसमें पूरे के पूरे नकली, मतलब एक तरीके से मॉडल से, लेकिन उनका स्केल बहुत छोटा कर दिया, जैसे 1/100 कर दिया उनका होगा उनका स्केल। उसके बाद उनको फोर्सेस उन पे अप्लाई कराई गई और चेक करा गया कि क्या बिहेवियर आ रहा है। अगर वो फेल कर जाते हैं या कुछ और दिक्कत आती है, जैसे किसी का कोई कॉलम फेल करने लगे, किसी की फाउंडेशन फेल करने लगे कोई सी, तो उससे अर्ली हमें पहले ही पता चल जाता है कि फ्यूचर में जाके क्या चीज़ फेल करेगी और क्या नहीं। यही काम हमारा सॉफ्टवेयर भी करता है कि हम सॉफ्टवेयर में क्या करेंगे, हमारे पास जैसे केबल स्टे ब्रिज है, एक केबल हमने तोड़ दी तो वो बता देगा भाई कौन सी, कहाँ पे हमारी स्ट्रेस ज्यादा आएगी, कहाँ पे कम आएगी। फिर हमारे पास इसमें एक होता है टाइम हिस्ट्री एनालिसिस। उसमें हम ये देख लेते हैं कि कॉलम, उसमें एक ही मेंबर चेक करते हैं कि कॉलम कहाँ जाके मेरा टूट सकता है, कितनी फोर्स मैक्सिमम लेगा। तो कुछ चीजें सॉफ्टवेयर के थ्रू हैं, कुछ चीजें के लिए हमें अपना मॉडल भी बनाना पड़ता है। तो वो है चीजें, लेकिन नॉर्मल ब्रिजेस में इन्वॉल्व नहीं होती है। नॉर्मल ब्रिजेस बस अपने आंख बंद करके कोड फॉलो कर लेते हैं। तो जी क्योंकि, मैं कुछ बोलूँ? हाँ सर, हाँ बोलो बोलो। आप अपना होता। हेलो। हाँ सर, एक्चुअली अविनाश जी ने एक सवाल पूछा था अभी कौन कि सा? ये ब्रिज की लाइफ अपन 100-150 साल के डिजाइन करते हैं, हाँ हाँ। तो उसको अपन 1000 साल या 300 साल के लिए क्यों चेक करते हैं? क्या कह रहा है? 100 150 के लिए करते हैं, 300। आवाज थोड़ी कम आ रही है कुलदीप नौनी। सर इनका कहना है कि 100 साल के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं, हाँ तो हम हाँ। लोग हजार 1000 साल के लिए वो क्रैक बिट वगैरह क्यों चेक करते हैं? 1000 साल
1000 साल के लिए क्रैकवुड क्यों चेक करते हैं और 100 साल के लिए डिजाइन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ना आप कुलदीप? हाँ सर। वैसे तो हम 100 साल के लिए ही करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, 100 साल और 1000 साल को एक ही मान लेते हैं। वो होता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट, कि आप 100 भी मान लो और 1000 भी मान लो, आपका दोनों जगह पे आप जब भी चेक करोगे वो एक तरीके से नियर टू इक्वली आएगा। जब जब आप 1 साल को क्रॉस कर देते हो, उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा कांस्टेंट हो जाती हैं। मतलब आपके लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है ना, जो क्रैकबिट में हम थीटा निकालते हैं, फिर हम उसको ई से डिवाइड कराते हैं, तो थीटा जो है कांस्टेंट आने लगता है आपका आप वो तो आप क्रीप कोफिशिएंट की बात कर रहे हो, तो एक साल हाँ, बाद वही वही, इसी वजह से ही तो कह रहा हूँ कांस्टेंट हो जो जाता थीटा। है। वो तो परमानेंट जो फाइनल सेटलमेंट के लिए अपन चेक करते हैं। किसके लिए कह रहे हो, किसके लिए? फाइनल सेटलमेंट जितना होता है ना, डिफ्लेक्शन जो सेटलमेंट जो हो रहा है ईयर का, और जो उसका डिफ्लेक्शन आ रहा है, देखो उसके लिए अपन चेक करते डिफ्लेक्शन हैं। अगर तुम कह रहे हो उसमें भी थीटा आएगा, क्रीप कोफिशिएंट आएगा। हाँ, अगर दोनों में ही तुम, आता है, डिफ्लेक्शन हाँ, में और अगर तुम्हें उसमें। लॉन्ग, मैं यही तो कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में करते क्या है चेक, यही तो चेक करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम हो जाती है हमारी। नहीं नहीं सर, इस मैं एक्चुअली ये कह रहा था कि अभी शायद रवि जी ने एक बीच में सवाल पूछा था कि अपन डिजाइन और ब्रिज कितने साल के लिए करते हैं। 100 साल के लिए कर रहे हैं, ठीक है चलो। फिर अपन क्या है कि इसको चेक कर रहे थे, देन आपने जो बताया कि फिक्स अपनी कैपेसिटी डिजाइन और एक हाँ परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन। और ठीक है। परफॉर्मेंस बेस के अंदर अपन 300 ईयर, 475 और 1000 ईयर हाँ बिल्कुल सही। ये अपन लेते हैं। तो एक्चुअली मैं ये एक्चुअली इनपुट देना चाह रहा था। हाँ एक्चुअली हाँ वो जो अर्थक्वेक का रिकरेंस टाइम इंटरवल होता है, हाँ जैसे अपन रेनफॉल के अंदर एचएफएल हाँ निकालते हाँ हैं, हाँ ठीक तो है वो ठीक है। रिकरेंस लेते हैं कि 50 ईयर हाँ में हाँ, कितनी अर्थक्वेक का मैक्सिमम रिकरेंस होता है, है। होता है, होता है, बिल्कुल होता सेम है। ये अर्थक्वेक का होता है कि अगर आप कैपेसिटी बेस निकाल रहे हो तो फिक्स टेन्योर के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल अर्थक्वेक जो है हाँ उसको हाँ। कंसिडर करते हैं। और जो कम टाइम पीरियड होता है तो उसमें जो अर्थक्वेक की फ्रिक्वेंसी होती है उस टाइम पीरियड में वो कंसिडर कम हाँ आती है। लेकिन हमारे कोड ऐसा नहीं बताते ना, हमारे नहीं कोड तो नहीं, डायरेक्ट बोल। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस बताया था। हाँ परफॉर्मेंस में होता है, परफॉर्मेंस लेकिन जो अपन इसमें नहीं हजार होता, साल, कैपेसिटी बेस में नहीं हाँ होता। तो 1000 साल जब बोल रहे हैं तो मतलब 1000 साल में जो मैक्सिमम पॉसिबल अर्थक्वेक है ना उसके लिए अपन डिजाइन हाँ बनाते उसके लिए कर दिया, बिल्कुल ठीक बोला, हाँ हाँ। हैं। मैं एक्चुअली रवि जी को बताना चाह रहा था, इनपुट देना चाह रहा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये चीज ये हो जाती है, ये आपने बता दिया अर्थक्वेक से रिलेटेड। अब आपने अर्थक्वेक तो 1000 साल के लिए कर दिया डिजाइन, ठीक है, लेकिन था। यस उसके सर। बाद क्या होता है, ये जो कंक्रीट डिटोरिएट जो होने लगता है, यस और सर। जो हमारा रीइंफोर्समेंट है, फटीग और वो, क्रीप और हाँ जो वो जंग ड्यूरेबिलिटी जो आ खाने जाती लगता है, तो है। यस यही हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आ जाता है। अब हम तो बोल देंगे कि भाई हमने तो अर्थक्वेक के लिए डिजाइन कर दिया 2000 साल के लिए या 1000 साल के लिए, लेकिन उससे पहले आपका कंक्रीट ही वो हो जाएगा, हाँ, वो तो फेल कर डिटोरेटेड जाएगा। हो जाता है, वो तो अलग हाँ चीज़ है। वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमेशा पॉसिबल गवर्निंग अर्थक्वेक है ये। गवर्निंग क्राइटेरिया जो रह जाता है वो हमारा ड्यूरेबिलिटी पे रह जाता है। वो तो मतलब आप लोड कितना भी डिजाइन कर लो, कितना भी अप्लाई कर लो, लेकिन अगर कंक्रीट के पास स्ट्रेंथ ही नहीं बचेगी और रीइंफोर्समेंट के पास आपकी उसकी प्रॉपर्टीज ही नहीं बचेंगी, तो वो कुछ फायदा नहीं है उस स्ट्रक्चर का। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप डिजाइन कितना भी दूर तक कर सकते हो, तो हमेशा जो डिजाइन की लाइफ जो गवर्न करती है वो हमेशा ड्यूरेबिलिटी के ऊपर गवर्न करेगी। ये यही तो पूछ रहा था ना अविनाश शायद। हाँ यस सर, बिल्कुल। हाँ रवि तो पहले पूछ भी रहे थे ये, शायद अविनाश कुछ और पूछ रहा हो, लेकिन आंसर तो यही था कि अगर कुछ और पूछना हो अविनाश तो पूछ भी सकता है। नहीं सर, बस। हाँ ओके, नो इशू नो इशू। मतलब उससे थोड़ा ये भी होता है कि कभी मैं भी थोड़ा ना पता हो तो मुझे सर, भी एक थोड़ी वो इन्फॉर्म। मैंने सवाल पूछा था आपसे, विंड लोड अपन लेटरल डायरेक्शन में क्यों लगाया? विंड लोड अपवर्ड जो है हाँ वो तो हाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में लगना था ना, अपने जब नहीं मॉडल नहीं, पे। मैं बताता हूँ क्या करते हैं। विंड लोड दोनों में लगता है, अपवर्ड भी लगता है, डाउनवर्ड भी लगता है, हम लोड कॉम्बिनेशन में उसको प्लस माइनस कर देते हैं बस, वो अभी हम करेंगे। आपने जो लोड लगाया था वो लेटरल मैंने डायरेक्शन में लगाया डाउनवर्ड था। डायरेक्शन में लगाया था, मैं बताता हूँ ऐसा होता है कि विंड जो हमारी आती है हमेशा लो से हाई प्रेशर में जाना चाहती है, ठीक है। एक तो बार कभी कभार ये भी होता है कि आपका नीचे, ज्यादातर तो ये होता है कि नीचे से ऊपर को जा रही है हवा, हाँ लेकिन वो बहुत तो, रेयर केस में ये भी हो जाता है कि ऊपर से नीचे भी आ रही होती है। हाँ सर, वो पॉसिबल है। हाँ तो उसके चक्कर में एक वर्स्ट पॉसिबिलिटी के लिए हम हमेशा ये भी कंसीडर कर लेते हैं कि विंड लोड ऊपर से भी आ रहा है, वो एक वर्स्ट वर्स्ट केस है एक बार कि हम मॉडल में चेक कर लें, है। अगर आपने चेंज किया हुआ था मेरे क्लासमेट ना की हो। नहीं नहीं, मैं अभी जब इस मॉडल उसमें मुझे याद है मैंने डाउनवर्ड में लगाया हुआ था। हाँ यस सर। डाउनवर्ड में ही था वो, इसलिए ही था क्योंकि आपकी जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगी वो हमेशा डाउनवर्ड केस के लिए ही आएगी, क्योंकि मेरे सारे डेड लोड सारे एसआईडीएल सब डाउनवर्ड लग रहे हैं।
अगर मेरा विंड भी डाउनवर्ड में आ रहा है तो वो एक्चुअली इंक्रीज ही करेगा, और मैं अपवर्ड में लगाऊंगा तो एक तरीके से वो रिलीविंग इफेक्ट देगा। अपवर्ड दोनों लगाने होते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप एक लगा दो, लेकिन दूसरे के लिए हमें सिर्फ ये चेक करना पड़ता है कि बियरिंग में कहीं टेंशन तो नहीं आ रही, क्योंकि हमारा विंड इतना ज्यादा नहीं होगा कि वो पूरे स्ट्रक्चर को फेंक दे। बहुत ज्यादा हमारे पास सेल्फ वेट होता है अपने स्ट्रक्चर का। तो बस हमें अगर देखना होगा तो मैं इसमें भी बता दूंगा कि विंड लोड के कॉम्बिनेशन के टाइम पे प्लस माइनस कर देते हैं हम इसके लिए जब ये अप्लाई करेंगे अपवर्ड, दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन लोड, विंड लोड जो भी जेड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ऐसे ही हम सीज्मिक में भी करेंगे। सीज्मिक कभी तो यही केस होता है कि अपवर्ड में भी जा सकता है और डाउनवर्ड में भी जा सकता है, लेफ्ट राइट वो तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो वो सिर्फ हम लोड कॉम्बिनेशन में ही चेंज करते हैं, अप्लाई एक बार करते हैं और लोड कॉम्बिनेशन में प्लस माइनस करते चले जाते हैं। तो एप्लीकेशन जो है वो सिंपल है। मेन चीज हमारी जब आएगी फोर्सेस के लिए वो लोड कॉम्बिनेशन में आएगी। तो जब हम लोड कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये चीज हम कर देंगे। जब आप सीस्मिक का देखोगे ना और इस सब का देखोगे तो थोड़ा और क्लियर होगी ये चीज। अभी कभी कभार नहीं भी हो पाती है विदाउट लोड कॉम्बिनेशन के। तो अभी जैसे हम इस पे कंसंट्रेट करते हैं, ये हम हमारे पास जैसे डेटा हो दिल्ली में अप्लाई कर रहे हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपने बेंगलोर में या फिर कहीं और पटना में, जिस सिटी में भी जरूरत हो उसके हिसाब से कोड में भी ओपन कर लेता हूँ इसमें, कि कोड के थ्रू थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे है दिया हुआ, क्योंकि ये सारी चीज कोड में डायरेक्ट दी हुई है, मैंने खुद से इसमें कुछ इंक्लूड नहीं किया है। एक मिनट। ये रहा। तो वैसे तो ये दिया हुआ है हमें ग्राफ कि कहाँ कहाँ कैसे विंड फ्लो करती है, शायद पता भी होगा ज़्यादातर लोगों को जिसमें भी होगा देखा होगा। तो अगर आप लद्दाख रीजन में देखोगे तो काफ़ी यहीं पे अपना नेपाल में ग्रीन जोन दिखाया हुआ है, तो ग्रीन में करीब करीब वही 47 आती है दिल्ली के आसपास, और यहाँ कोस्टल रीजन में काफ़ी हाई चलती है 50 के आसपास। लेकिन सिर्फ यहाँ पे हाई सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है 55। और ये भी विंड लोड अपडेट हुआ है, पहले जो थी आपकी दिल्ली में 45 आती थी और यहाँ और कम आती थी। तो ये 2015 में ही अपडेट हुआ है। और अब मैं यहाँ से यहाँ है, ये रहा दिल्ली, इसके लिए देख रहा हूँ तो यहाँ पे मीन कितनी आ गई स्पीड, 47 ग्रीन जोन की है। अब कोड हमें काफ़ी चीज़ें बताता है, मैं बता अभी देता हूँ कहाँ सब कुछ लिखा हुआ भी है। हाँ तो ये अपना फॉर्मूला होता है, FT होती है फोर्स, PZ निकालना पड़ता है हमें, A1 एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी, G गस्ट फैक्टर, CD ड्रैग कोफिशिएंट, PZ आर्ली विंड प्रेशर इन न्यूटन मीटर, SC टेबल। ये हमें उसके हिसाब से निकालना पड़ता है बस ऑन एरिया। अब हम PZ पे आते हैं।
पी जेड जो निकालना पड़ता है वो हमें इसमें लिखा होता है, एक बार बता भी देता हूँ। ये आता है मल्टीप्लाइंग बाय corresponding विंड वैल्यू बाय द रेशियो ऑफ बेसिक विंड स्पीड एट द लोकेशन ऑफ इट टू द करस्पॉन्डिंग वैल्यू टू द टेबल 12। और ये हमें दी हुई है टेबल 12। अब इसमें हमें ये चीज देखनी पड़ती है कि हाइट देखनी पड़ती है, कितने हाइट का ब्रिज है। अगर ब्रिज की हाइट ज्यादा है तो हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी, जितना हाई होता जाएगा उतना ज्यादा स्पीड आएगी विंड की, और उतना ही ज्यादा हमारा प्रेशर आएगा विंड का। अगर हमारा प्लेन टेरेन है, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, जैसे हिल एरियाज होते हैं या ओपन फील्ड होती हैं या जैसे खेत होते हैं, वहां से ब्रिज निकल रहा है तो उसको कहते हैं प्लेन टेरेन। और कोई सिटी में से ब्रिज निकलने होते हैं जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं या पहले से ही ब्रिज है मौजूद हैं, तो उसको कहते हैं टेरेन विद ऑब्स्ट्रक्शन। या फिर ट्रीज हैं, काफी सारे ट्री के बीच में से जा रहा है, मतलब कोई भी चीज हो जो हवा को रोक सके, उसको टेरेन विद ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। तो ये कंडीशन हमें देखनी पड़ती है कि ब्रिज हम कहाँ के लिए डिजाइन कर रहे हैं। सिटी के लिए कर रहे हैं तो हमेशा टेरेन विद ऑब्स्ट्रक्शन ले सकते हैं, और जैसी सिटी के बाहर जाते हैं तो प्लेन टेरेन ले लेते हैं, क्योंकि सिटी के बाहर ज्यादातर विंड काफी तेज ही फ्लो करती है और वहां पे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होते भी नहीं है, अनटिल अनलेस कोई बहुत ज्यादा पेड़ वाला एरिया हो या कुछ और हो वहां पे आसपास। तो अब आप इसके हिसाब से देखेंगे तो जैसे हम हमें क्या चाहिए होती है, एक हाइट चाहिए होती है इनिशियली। वो सारी चीजें, वैसे तो ये सारा डेटा जो होता है ये हमें जियोटेक और हाईवे से ही मिलता है कि आपको एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल पता होगा, ऊपर से फिर हमारे पास FRL होता है, उसके हिसाब से हम हाइट ऑफ पियर निकाल लेते हैं प्लस पियर कैप, और अज्यूम भी कर सकते हैं क्योंकि दिस इज द मिनिमम क्लियरेंस रिक्वायर्ड फॉर एनी ब्रिज टू कंस्ट्रक्ट। मैं दिखा भी देता हूँ क्या होता है, कि जैसे मेरा लॉन्गिट्यूडनल बीम है यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ मेरा पियर कैप, एक मिनट, यहाँ मेरा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मेरे पेडिस्टल आ गए, ये मेरा ये आ गया, पियर है, यहाँ पियर है, यहाँ जैसा पाइल कैप और whatever। अब यहाँ क्या होगा, एक ग्राउंड लेवल होता है जो कि इस जगह होगा। ये मेरा एग्जिस्टिंग ग्राउंड है, और नया अगर कोई ग्राउंड यहाँ पे लेवल बनाना चाहते हैं तो ये है। अब यहाँ पे इस गर्डर के सॉफिट से इस ग्राउंड का एक मिनिमम डिस्टेंस होता है, क्लियरेंस। वो होता है हमेशा 5.5 से ज्यादा एज पर कोड। अगर ये 5.5 से ज्यादा है तो हमारा सारे ट्रक्स और व्हीकल क्रॉस कर सकते हैं इस ब्रिज के नीचे से। मतलब ये मेरा हाईवे हो सकता है या लोकल लोकल रोड हो सकता है या कुछ अंडरपास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मतलब व्हीकल कैन इजीली क्रॉस इफ इट्स मोर देन 5.5। बट अगर ये 5.5 से कम है तो हमें यहाँ पे एक वार्निंग लगानी पड़ती है कि आप इससे ज्यादा ऊंचा ट्रेलर या कोई व्हीकल क्रॉस ना करें। जैसे 5 मीटर है या फिर 4.5 है या कुछ भी है, तो क्लियर मेंशन करना पड़ता है। आपने कुछ अंडरपासेस देखे भी होंगे जो कम हाइट के होते हैं, या कलवर्ट्स देखी होंगी, तो उसमें मेंशन होता है बाहर ही कि भाई इससे ज्यादा कम हाइट का व्हीकल क्रॉस ना करें, वरना वो हमारे सुपर स्ट्रक्चर से कोलाइड कर सकता है और हमारे सुपर स्ट्रक्चर में लॉस आ सकता है। तो इसलिए हमेशा ये मिनिमम 5 पॉइंट। अब मैं यहाँ क्या अज्यूम कर रहा हूँ, मैं यहाँ से लेके ये हाइट अज्यूम कर ले रहा हूँ 5.5, जो कि ये है मेंशन हाइट ऑफ पियर प्लस पियर कैप। अब जब यहाँ से 5.5 आ गई तो यहाँ से कुछ और कम आएगी, 5 आएगी मे बी। यहाँ से लेके यहाँ तक 5 आएगी क्योंकि 500 mm नीचे होती है मेरी फुटिंग। अब ये जो इतना डिस्टेंस बच रहा है ये मेरा 5.5 आ जाएगा पेडिस्ट्रियल प्लस बियरिंग का। इसको मेंशन कर दो 0.5। तो अल्टीमेटली इट इज बिकम 5.5, बट फुटिंग से कितनी बन जाती है, 6 मीटर।
तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, हाइट ऑफ पियर 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 का 5.5, हाइट ऑफ बेयरिंग प्लस पेडिस्टल 0.5 ना, हाइट ऑफ गर्डर प्लस स्लैब इज 1.45, 1.25 प्लस 0.2, हाइट ऑफ क्रैच बैरियर राइट नाउ कंसीडर 1.2, अगर चाहो तो कम भी कंसीडर कर सकते हो जैसे 1.1 या 1.05 या 0.9 एनी वन, और 1.05 भी कंसीडर कर सकते हैं हम, 1.05। अब यहाँ आती है सीजी ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, इसके हिसाब से कि कितना मेरी हाइट है और कितना मेरा क्रैच बैरियर है, उन सब के हिसाब से एक सीजी निकालते हैं कि बीच, तो आप हमारी नीचे से इतने के ऊपर लोड अप्लाई होगा। अब हम देखते हैं प्रेशर 33 मिलीमीटर पे जो यहाँ से आ रहा है। अब मैं मान रहा हूँ कि पहले प्लेन टेरेन में डिजाइन कर रहा हूँ और हाइट कितनी है, 6.6 आ रही है मीटर, तो 10 के लिए ले लेता हूँ। इसके लिए पीजेड आ रहा है 4632, ये पीजेड आ गया मेरा। अब प्रेशर स्ट्रक्चर की लोकेशन पे कोड फॉर्मूला डायरेक्ट बोलता है कि आप hourly wind speed shall be obtained by multiplying corresponding wind values by ratio of wind। तो जब हम इसके रेशियो ऑफ विंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया प्रेशर, इसके हिसाब से 47 मीटर पर सेकेंड हमारी ये आ रही है, और प्रेशर इस पे ये है, और ये हो जाता है अंडर स्क्वायर रूट। तो ये आ गया हमारा प्रेशर 47 मिनट के लिए, और ये जो प्रेशर था ये था हमारा 27 मिनट के लिए। तो बस इन्हीं को कंपेयर करा के हमें ये निकालना होता है मेन चीज। ये निकाल लिया, विड्थ डालनी पड़ती है। अब विड्थ कितनी है, अब हम आते हैं तो हमने कितनी ली हुई है, 6 मीटर 8 मीटर ली हुई है करीब, 8 मीटर डाल दो। अब यहाँ पे बी डी रेशो होता है, वो निकालना भी जरूरी होता है इसको फाइंड आउट करने के लिए। हमारा सी डी को, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन गर्डर 2 मीटर है, ठीक है, ड्रैग कोफिशिएंट निकल जाता है। फिर अगेन सी डी को यूज करके इसका भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये रहा इसका सी डी का फॉर्मूला कि for bridges supported on single beam or box girder, CD shall be taken as 1.5 for BD ratio of 2, as 1.3 if it's more than 6. For intermediate BD ratio, CD shall be interpolated. For deck supported 2 or more beam of girder, the ratio of clear distance between the beam to deck should not exceed 7। पहली बात तो इसका रेशियो 7 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। फिर सी डी फॉर कंबाइंड स्ट्रक्चर शैल बी टेकन एट 1.5 टाइम ऑफ सी डी फॉर द, इसका जो भी निकल कर आएगा उससे 1.5 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है हमारा सी डी। ये हमारा आ गया सी डी। गस्ट फैक्टर ऑलवेज ट्रू होता है, वो गिवन है, कोड में मेंशन भी होता है, यहाँ लिखा हुआ है फॉर हाईवे ब्रिजेस स्पैन अप टू 150 मीटर विच आर जनरली नॉट सेंसिटिव टू डायनामिक एक्शन ऑफ विंड, गस्ट फैक्टर शैल बी टेकन एज 2। तो जब ये सब निकाल लेंगे डायरेक्ट बस फॉर्मूले में रखना है, इनटू प्रेशर इंटू ड्रैग कोफिशिएंट इंटू गस्ट फैक्टर, और फिर हाइट ऑफ गर्डर कितने पे ही अप्लाई हो रहा है, ये हमारा एरिया आ जाता है। और ये हमारा आ गया इतना हम किलोमीटर मीटर फोर्स हमारी निकल कर रही, यही अप्लाई करेंगे डायरेक्ट। लॉन्गिट्यूडनल फोर्स क्या होती है, वो डायरेक्टली इसकी 0.25 हो जाती है, ये भी मेंशन है। द लॉन्गिट्यूडनल फोर्स ऑन ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर एफ एल शेल बी टेकन एज 25% एंड 50% of the transverse wind load as calculated as per this for beam box girder bridges and truss bridges। तो truss bridges के लिए 50% होती है, बाकी bridges के लिए 25% होती है। अब wind force eccentricity below slab top will be 0.2, मतलब हम 0.2 below slab अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे 1.5 आ रहा है और ये आ रहा है क्रैश बैरियर 1.05, और इसका हाफ लेना होता है, K8 plus K9, half of it, but एक मिनट, इसका explanation क्या था, हाइट ऑफ गर्डर प्लस स्लैब जो यहाँ पर है ऊपर
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पे आ जाओ, मेरा विंड जो है यहाँ अप्लाई हो रहा है पूरा का पूरा। तो एक मेरे पास ये डिस्टेंस है 1.05, एक ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक वन, दैट वाज 1.45। सो 1.05 प्लस 1.45 कितना आ जाएगा? 1.05 प्लस 1.45, it will become 2.5 divided by 2, so it is becoming 1.25। तो बॉटम से 1.25 पे लगाना है, तो 1.1.45 माइनस 1.25, 0.2 आ गया। तो विंड लोड जो एक्चुअल में अप्लाई होगा यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 0.2 मतलब बिल्कुल एच पे स्लैब के। तो ये दोनों लोड आ गए, ये एप्लीकेशन आ गया। अपलिफ्ट जो होती है इसमें कुछ नहीं होता है, बस इसमें लिफ्ट कोफिशिएंट आ जाता है 0.75 का, जो कि उसमें गस्ट गस्ट फैक्टर था नहीं, इसमें सीडी था, इसमें लिफ्ट आ जाता है, तो इसके हिसाब से अपनी 2.8 आ जाती है। अब आ जाते हैं, अब ये हो जाता है नॉर्मल विंड लोड। एक विंड लोड और आएगा, अब इसको भी थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता है व्हीकल भी ब्रिज के ऊपर रन कर रही होंगी। जब हमारा ब्रिज, जैसे ये मेरी स्लैब है, ये मेरा क्रैश बैरियर है, ये व्हीकल हो गई, और यहाँ पे विंड अप्लाई हो गई, और यहाँ गडर है, ये मेरा पियर गैप है जैसे। अब विंड क्या है, हम ये तो अप्लाई कर रहे हैं कि गडर के ऊपर ये सारी तो हमने अप्लाई कर दी, लेकिन एक विंड क्या होती है कि वो मेरी व्हीकल पे अप्लाई होगी, उसको बोलते हैं विंड विद लाइव लोड। लाइव लोड के साथ जो व्हीकल के ऊपर अप्लाई हो रही है वो निकालनी होती है। तो ये भी ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होता है। ये पहली बात तो लगती 3 मीटर ऊपर है डेक से ऊपर, और इफेक्टिव हाइट हम लेते हैं, ये किससे निकाली हुई है, ओके वन, हाँ ये उससे ही निकाली है, इतनी हाइट पे अप्लाई होगी। सीडी क्या होता है, इसमें 1.2 आ जाता है, और आप देखोगे इसको भी, तो इसी के हिसाब से निकाला है इफेक्टिव हाइट फॉर विंड लोड। और अब मैं एक चीज और दिखाऊंगा, इसकी एप्लीकेशन भी होती है। अपर डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्स, डिजाइन विंड फोर्स ऑन सेक्शन, whereas PL lift coefficient, सीढ़ी नीचे ही था। You हाँ looking नहीं मैं for वही here? देख रहा था एक बार, ये मेंशन होता है इसमें। I think नहीं 5 या 6 में था। ठीक है, ये तो ठीक है, ये ठीक है। यहीं पे होता है शायद, हाँ 1.2। 6 में The है। CD again shall be taken, ये होता है ट्रांसफर विंड लोड पर यूनिट एक्सपोर्ट टू फ्रंट फॉर लाइव लोड shall be computed using expression given the same clause, but CD should be taken 1.2। एंड दूसरी चीज मैं क्या दिखा रहा था, हाँ ये अप्लाई होता है 1.5 मीटर अबव रोडवे, तो ये इम्पोर्टेंट होता है थोड़ा।
अब इसमें एक्सपोज जो कंडीशन आ जाती है, जैसे ये लिखा है 1.95, ये क्या है, ये चीज है यहाँ से लेके इतनी हाइट, क्योंकि ये टोटल हाइट हमें कोड देता है 3 मीटर तक अप्लाई करना है। तो क्रैश बैरियर हमने 1.05 ले लिया है, तो रिमेनिंग हाइट कितनी बचती है 1.95, उसी के ऊपर अपना विंड लोड अप्लाई होगा। अब हमें लोड अप्लाई करनी है बस 9.36, वो और वो जो अप्लाई होंगे मेन गटर पे होंगे। तो मैं इसको वो कर लेता हूँ पहले ना, अनडिस्प्ले, और ये आ गया। अब सबसे पहला एक्स डायरेक्शन में लिखा हुआ है हमने, एक्स में, तो एक्स में कितना आ रहा है लॉन्गिट्यूडनल में, यहाँ पे निकाला हुआ है हमने लॉन्गिट्यूडनल को 4 गटर के लिए, तो चारों में इक्वली डिवाइड कर देंगे 0.6 का। लोड एलिमेंट एक्स, अब यहाँ पे आप चूज करने होता है हमें डायरेक्शन, लोकल एक्स या ग्लोबल एक्स, दोनों एक ही डायरेक्शन है तो कोई भी ले सकते हैं। और कितना 0.6 अप्लाई, ये अप्लाई हो गया एक्स में। अब हमें अप्लाई करना है वाई में, वाई, फिर अगेन इसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अब ट्रांसफर जो होगा या तो इस बीम पे आएगा या इस बीम पे आएगा, तो किसी एक पे अप्लाई कर सकते हैं, इस पे कर रहे हैं तो इसी के हिसाब से फिर डिजाइन करेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, इसेंट्रिसिटी भी अप्लाई करनी है, वो भी ऑफसेट वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में -0.2, और ये अप्लाई हो रहा है वाई डायरेक्शन में -9.36। देखोगे तो ऐसे दिखता है ये। 0.2 क्यों? हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था ना, यही तो मैं आपको समझा भी रहा था सबको। 0.2 मेरा एप्लीकेशन आया ना, विंड फोर्स सेंसिटिव बिलो टॉप, जो मैंने यहाँ पे भी समझाया था कि ये मेरी हाइट जो है 1.05 है, 1.05, और यहाँ से लेकर हाइट कितनी है मेरी 1.45। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा 2.5, राइट, ठीक है। 2.5 का हाफ करो, कितना आएगा 1.25। 1.25, ओके। अब 1.25 मुझे इससे ऊपर लगाना है। अब मेरी कास्टिंग कहाँ हुई हुई है, मैंने अपना बीम का बनाया 1.45 से, तो 1.45 माइनस 1.25 कितना बचेगा 0.2, तो इसलिए मैंने 0.2 की इसेंट्रिसिटी ली हुई है। तो ये ऐसे ही विंड, ये करेक्ट मेथड होता है, अगर तुम ऐसे ही डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे तो वो गलत हो जाता है। अब हम अप्लाई करेंगे अपलिफ्ट फोर्स ईच गटर के ऊपर, जो कि आ जाएगी अपनी 2.82, इसमें सेंट्रिसिटी नहीं चाहिए। जेड, और ये कितना आ रहा है हमारा ग्लोबल जेड डायरेक्शन में -2.82। अगेन ये सारे गटर पे अप्लाई होगा। अब हमारा आएगा विंड विद एक्स डायरेक्शन। अब मैंने दिखाया था कि ये 1.5 अबव डेक अप्लाई होगा, जेड, तो 1.5, और किस डायरेक्शन में ग्लोबल एक्स, और वैल्यू कितनी है अपनी लाइव लॉन्गिट्यूडनल बोर्ड 0.28, और इससे हमारे पुराने सिलेक्ट हो जाते हैं जो हमने प्रीवियसली सिलेक्ट करे। क्लिक ऑन दिस, अप्लाई, ये ऐसा दिखता है लोड अपना इसेंट्रिक लॉन्गिट्यूडनल विंड। अब हम अप्लाई कर देंगे ट्रांसवर्स वाई डायरेक्शन में,
ये इतना ही रहेगा, लेकिन ये अप्लाई होगा ग्लोबल वाई -1.1। दिस, ये आप देखोगे तो ऊपर होगा इस जगह पे 1.1 पे, क्योंकि मेरा व्हीकल यहीं पे चल रहा होगा। और यहाँ हो गए तो सारे लोड दिख जाएंगे, अप्लाई हो चुके हैं। अब हमें बस दो ये टेम्परेचर भी अप्लाई कर देते हैं। टेम्परेचर का इजी मेथड ये एक ये भी है कि एक तो यहाँ आएंगे यूनिफॉर्म टेम्परेचर, और एक आते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो यूनिफॉर्म टेम्परेचर तो कुछ नहीं होता है, वो डायरेक्ट प्लस ऐसा करते हैं कि बता भी दे दो थोड़ा, कि जैसे मेरा दिल्ली का टेम्परेचर हाईएस्ट है 47.5 और 0 डिग्री मिनिमम है, तो उन दोनों का एवरेज निकालते हैं 23.75। उन अब मेरा एवरेज अगर 20 से ज़्यादा आता है तो उसमें प्लस माइनस 10 कर देते हैं, तो -33 और +33 करके इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और आती है, इसमें आता है टेम्परेचर अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं तो वो जैसे वही बताया था, थीटा जैसे बाय 2 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे भी अ, अगर आपको लॉन्ग टर्म के इफेक्ट लेते हैं तो टेम्परेचर को 2 से डिवाइड करके -17 +17 भी लगा सकते हैं, और नहीं लगाना तो डायरेक्ट अपना -33 और +33 भी लगा सकते हैं, कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट टेम्परेचर के नहीं लेना हो तो वो तो बहुत आसान होता है। इसमें ये वाला टेम्परेचर लगाने आप डायरेक्ट लोड में जाएं, टेम्परेचर पे स्टेट, अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। अगर मुझे डायरेक्ट एलिमेंट पे लगाना है तो एलिमेंट टेम्परेचर मैं लिखूंगा और अप्लाई कर दूंगा बीम को सिलेक्ट करके। दूसरा ये होता है सिस्टम टेम्परेचर, ये भी ठीक है। यहाँ पे आऊंगा मैं यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंशन करूंगा 33, अप्लाई, और -33 अप्लाई। ऑटोमेटिकली पूरे मॉडल पर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं, मेरी लॉन्गिट्यूडनल बीम है, बाकी डेंसिटी 0 ही है, तो वो नहीं लेगा और कुछ लोग। और अब देखोगे तो ये हो जाएगा अप्लाई। अब मेरा बचता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, और उसके लिए अगेन कोड देखना पड़ता है, क्योंकि ये टेम्परेचर ग्रेडियंट पहले से ही डिफाइन है कोड में, सारे कोड में डिफाइन है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है, बस ये वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। अब इसके लिए आओगे तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास मिडास में डायरेक्टली। ये चीज़ बहुत अच्छी है इसमें, मिडास में टेम्परेचर ग्रेडियंट अप्लाई करनी है। अगर आप बाय एक्सेल करते हो तो कभी कभार एरर भी आता है और ब्रिज फेल भी होने लगता है। This अब टेम्परेचर पीस यहाँ पे एक टेम्परेचर ग्रेडियंट भी है और बीम सेक्शन टेम्परेचर, तो हम ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं, बीम सेक्शन टेम्परेचर। अब ये पूछता है मेरा कि पीसीएससी है या जनरल है, तो हमारा पीसीएससी है, और यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट पॉजिटिव है। अब ये पूछता है रेफरेंस, या टॉप से लोगे या बॉटम से, तो टॉप से लेते हैं। अब ये सेक्शन की थिकनेस पूछ रहा है कि वहाँ पे उस सेक्शन की थिकनेस कितनी है। मुझे पता है टॉप पे तो बिल्कुल ही 2 मीटर्स है। अब H1 टू H2 0 रहता है, H1 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट पे 0 है, यहाँ तक कितना आएगा, यहाँ मेंशन होता है H1 की हाइट 0.15, और अदरवाइज 0.3H। तो अगर आप 1.45 का 0.3H निकालोगे वो ज़्यादा ही आएगा, हमेशा यही मिनिमम ही गवर्न करती हैं इसमें चीज़ें। तो 0.15, 0.15, और टेम्परेचर कितना है 17.8। एक बार देख लेते हैं, 17.8 टू 4 डिग्री ऐड, ये एक ऐड हुआ है। अब हम दूसरा ऐड करेंगे। अब दूसरे में आप देखोगे तो सेक्शन की थिकनेस चेंज हो रही है, वो करीब हो जा रही है 0.525, इफ आई रिमेम्बर इट। तो 525 हो रही है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी जो, अगर आप इधर आते हैं, हाइट कितनी आ रही है 0.5 से 0.25। हाँ, तो उसमें पॉइंट उतनी ही रहेगी, इतना 100 mm का बफर है, तो इसकी अब विड्थ कितनी हो जाएगी 0.525, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.15, और ये कितना हो जाएगा 0.25, और ये कितना हो रहा है 4 डिग्री टू
0 डिग्री से। एंड अब तीसरा पॉइंट जो होता है आप देखोगे तो वो बॉटम से है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके बीच में कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता। आपको पता भी होगा कि जैसे कोई एलिमेंट रखा हुआ है कंक्रीट, तो वो टॉप से गर्म होता है लेकिन बॉटम से कम गर्म होता है, बीच में तो कोई टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं। वो ही होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब हमें इसे बॉटम से लगाना पड़ेगा 2.120। अब इसमें एच देख लो अगेन 1.15 है, और मुझे पता है यहाँ मेरी विड्थ कितनी थी 0.4। तो पहले तो विड्थ चेंज कर दो 0.4 मिनट। एंड अब 02.15, और वो कितना लिखा हुआ है, कहाँ से जा रहे हैं हम, 2.12। हमने क्या इसमें रखा, हमने क्या भी दे रहे या अपने अंदर मेरा नहीं है, बताओ हमने क्या मेरे को अपने ये रख लो 2.1। है इनमें जब बेबी क्या भूल चाहिए वो डब्बो अगर आप देखेंगे इसको ऐड करेंगे तो यहाँ मेंशन हो जाना चाहिए BT। मैंने 70% ऑफ मांगा है ब्लैंकेट से। इसको सिलेक्ट करो, इन तीनों को सिलेक्ट करो और अप्लाई करो। ये अप्लाई हो गया, अभी दिख नहीं रहा है, जब यहाँ आएंगे मम्मा के में रख दो, ठीक है। डिस्प्ले, अब ये देखो ऐसे दिखता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर ऐसा नहीं दिखेगा तो मतलब कुछ गलत अप्लाई कर रहे हैं, तो हमेशा वापस चेक भी कर लेना चाहिए हमेशा। डिस्प्ले अगेन वापस जाओ वहाँ पर। अब हमें लगाना है माइनस, अगेन वही सब करना पड़ेगा लेकिन PCSE कंपोजिट टॉप से यहाँ पे 0.2 ही है ये, लेकिन 0 से 0.25 जा रहा है, 0.2 नहीं 2 मीटर है टॉप में। अब देखो नेगेटिव टेम्परेचर के लिए -10.6 to 0.7, -10.6 to 0.7 ऐड। अब ये जाएंगे हम 0.25 to 0.5, और यहाँ पे मुझे पता है कि मेरा बीम जो है टेपर्ड हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे 0.25 से वो कितना जा रहा है 0.375, तो मैं उसका एवरेज ले लूंगा अराउंड 0.45, क्योंकि एक्चुअल एवरेज ले लेते हैं अगर हमें एक्चुअल नहीं पता होता है यहाँ पे, क्योंकि एक तरीके से ये टेपर्ड हो रहा है यहाँ पे, तो उसका एवरेज लेके कर सकते हो आप। अब इसमें लेकिन टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, सिर्फ -0.720 एड। ये टॉप टॉप से आ गया, अब हमें बॉटम का अप्लाई करना पड़ेगा। इसका ये भी देख सकते हो H1 H4 किसके इक्वल है 0.25 के, H2 H3 किसके इक्वल है 0.25 के। बॉटम में कैसे हो रहा है -6.6 to 0.8, तो दिस विल बी चेंज 0.4, एंड ये कितना हो रहा है 0 to, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉटम हाँ 0.2 दूसरा साला चला इतना रहा मौजे में ना -6.62 चला दूसरा -0.7 एड। बढ़िया लगी। अब 0.25 to 0.5, अब ये और कम हो रहा है तो करीब 3.5 तक ले लेंगे। 0.720 एड। अब ये आ गया, अगेन select all, this apply टेम्परेचर ग्रेडियंट नेगेटिव। यहाँ क्लिक करके हम वापस देख लेंगे कि ये सारे लोड अप्लाई हो गए। अब बच रहा है सीज्मिक XYZ, ये भी अप्लाई कर दें क्योंकि इतना एक्सट्रा होता नहीं है। सीज्मिक की कैलकुलेशन में क्या होता है, सीज्मिक पहले तो हमें समझ में आना चाहिए, सीज्मिक में हमारे काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं।
पहले होती है उसकी लोकेशन, फिर उसकी जोन की कैटेगरी, फिर उसका जोन कोफिशिएंट। क्योंकि जो सीस्मिक का फॉर्मूला होता है ये वो मेंशन है यहाँ पे, शर्ट Z/2 आई, रुको जरा Z/2 I/R ऐसे अपॉन जी। आर यहाँ पे मेंशन नहीं करा, वो आर तो हमारा होता है और डिटेलिंग के हिसाब से जितनी भी डिटेलिंग है, अगर हम ये कर रहे हैं डक्टाइल डिटेलिंग कर रहे हैं तो वो R3 हो जाता है, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर में हमेशा R1 ही रहता है। और ये परफ्यूम अब उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, मैं कह रही हूँ ये कोड में गिवन है हमारा, उसके हिसाब से IRC 112 में गिवन है ये फॉर्मूला टाइम पीरियड निकालने का। टाइम पीरियड क्यों निकालना पड़ता है सर हमें? आज के लिए रहने दीजिए सर, बहुत हो गया। अरे अविनाश थक गए क्या? हाँ सर, बहुत थक गया हूँ मैं, अब बाउंस हो रहा है मुझे यार। चलो मैं रुक दस जाओ, मैं मिनट से बस थोड़ा बहुत ये बता देता हूँ, एक बार पढ़ लेना एप्लीकेशन, हम वो कर लेंगे बस एक बार, बस सीजमिक डिस्कस तो कर लूँ कि कुछ पढ़ने के लिए हो अच्छा चीज। सीजमिक इम्पोर्टेंट बहुत है, ब्रिज में ज्यादातर सीजमिक गवर्न करता है। ये रहा, हमें हमें टाइम पीरियड क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि हमें ऐसे अपॉन जी चाहिए होता है, और ऐसे अपॉन जी हमारा टाइम पीरियड पे ही डिपेंड करता है, इसलिए हमें टाइम पीरियड निकालना होता है। और उसी के थ्रू, हमारे टाइम पीरियड के थ्रू हमारी फ्रीक्वेंसी और आपकी मोड शेप और सब कुछ आता है। इसलिए टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है निकालना, कि कितने टाइम पीरियड में कितना ऑक्सीलेट हो रहा है, वही होता है। ये होता है एफ इक्विवेलेंट पे होता है सीजमिक फोर्स टू बी रेजिस्टेड, उसमें डेड लोड और अप्रोप्रिएट लाइव लोड लेना होता है, ये होता है 20% लाइव लोड। और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अप्लाई नहीं करते हैं, बट ट्रांसफर डायरेक्शन में ही अप्लाई करते हैं। ये भी हमारे कोड में मेंशन है चीजें। तो ए एच इंटू दिस, ए एच होता है हमारा सीजमिक कोफिशिएंट, उसी का ही फॉर्मूला होता है Z/2 इंटू I/R अपॉन इंटू ऐसे अपॉन जी। ऐसे अपॉन जी के लिए हमें टाइम पीरियड निकालना होता है, जो कि हमें रॉक की कंडीशन के हिसाब से भी डिपेंड करता है। जैसी मेरी रॉक है N=30, मतलब हार्ड रॉक मोर देन 30, N क्या है, SPT वैल्यूज। और अगर मेरी मीडियम सॉइल है, SPT वैल्यू 10 और 30 के बीच में है, और अगर 10 से कम है तो सॉइल 3। अब डैम्पिंग की तो जरूरत नहीं पड़ती है, डिजाइन बेसिक और एक्सटेंड, हाँ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे सारे ब्रिज, रिवर ब्रिज है या फ्लाईओवर इनसाइड सिटीज है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, तो यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्टर 1.2 ले लेते हैं। और बहुत लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस हैं या अल्टरनेटिव रूट जिसके अवेलेबल नहीं है, उसका 1.5 ले लेते हैं। लाइव लोड का ये मेंशन है यहाँ पे 20%। पता है ना, बर्थडे किसी का भी हो, केक डैडी की पसंद का है ना। अब यहाँ आ जाते हैं, और ये डक्टाइल डिटेलिंग के लिए होता है कि सुपर स्ट्रक्चर इंटीग्रल है तो 1 लेंगे, अदर सुपर स्ट्रक्चर है नहीं 2 लेते हैं, और इसके लिए 1 लेते हैं। सब स्ट्रक्चर के लिए नॉर्मल, अगर मैकेंडरी है, PCSC है, ECC है, 1 1, जो कि पुराने होते थे वॉल टाइप पियर ट्रांसफर डायरेक्शन में, वॉल टाइप पियर लॉन्गिट्यूडनल 3, सिंगल RCC कॉलम 3। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स होते हैं, मतलब R है ये। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, बस इसका यही बच रहा है। और फिर हमें क्या अप्लाई करना है, फिर हम PCSC के लोड और उसकी प्रोफाइल अप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर बचते हैं, हाँ, लोड कॉम्बिनेशन के बाद डिजाइन हो जाएगा। लोड कॉम्बिनेशन की वजह से भी मिडास काफी अच्छा है, तो आई विल टेल यू आफ्टर दी लोड ये फोन पर ओके। नंबर एनीवन हैज एनी डाउट अप टू हियर और जी, एनीथिंग? डाउट तो है लेकिन हाँ बताओ प्रियंका। हाँ, जो विथ कंक्रीट का अपलोड दिए ना, किसका? विथ कंक्रीट, वेट कंक्रीट? उसका जो मैं टेक्स्ट स्लैब में जो दिए थे आप, उसका लाइक, मैं समझा नहीं, लोड की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? या आई एम टॉकिंग अबाउट लोड का ही, जो हाँ लोड वेट कंक्रीट, हाँ वेट कंक्रीट का लोड, ओके वेट यस। कंक्रीट का जो आपने दिया था, तो फिर लाइक सपोज कि क्योंकि वहां पे कास्ट इन सितु है इसलिए आप दिए थे। हाँ कास्ट के सीटों में भी दे सकते हो। वेट कंक्रीट का मतलब ये होता है कि मेरी स्लैब अभी हार्ड नहीं हुई है, वो सिर्फ अपने अभी वॉलेटाइल शेप में, लाइक अभी कंक्रीट डाला है और पानी और कंक्रीट का मिक्सचर है, क्योंकि वो उसको हार्ड होने में 1 दिन या 2 दिन लगते हैं मिनिमम।
तो राइट। जब वो उस वाली स्टेज में होती है उसको वेट कंक्रीट का लोड कहते हैं। ये हमारे कंस्ट्रक्शन स्टेज में काम आएगा ओके। और तो इसका फिर कोई काम नहीं है। बोलो। तो फिर जैसे कि मेरे केस में, मतलब नेपाल के केस में क्या है कि हमारा हाँ गर्डर भी वैसे रहता है, लाइक यू गेट इट राइट। गर्डर भी वेट रहता है, हाँ फिर डेक स्लैब भी वेट रहता हाँ है। हाँ हाँ, मैं समझ गया। गर्डर और डेक को एक साथ कास्ट करते हो, यही कह रहे हो ना? हम्म। वो भी कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। ये सिर्फ इसलिए रखा है जब आप गर्डर और डेक को अलग कास्ट कर रहे हो अलग टाइम पे। अगर आप एक साथ कास्ट कर रहे हो तो ये डिलीट हो जाएगा, बस, कोई फर्क अच्छा, नहीं ये है। रखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि आप सारा कंसीडर करो, नहीं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, डिपेंड करता है ना कास्टिंग कैसे। जनरली जो कास्टिंग होती है, क्योंकि पहली बात ये होती है इतने बड़े ब्रिजेस में, मतलब कोई भी ब्रिज होता है, गर्डर और स्लैब एक साथ कास्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है, अनटिल अनलेस वो बहुत ज्यादा छोटे स्पैन है। ठीक है, अब इसलिए ही हमने ये रखा हुआ है, क्योंकि आप कोई भी देखोगे उनके पास इतनी क्वांटिटी नहीं होती है कंक्रीट की, वो एक साथ गर्डर को भी पोर कर दें और एक साथ स्लैब को भी पोर कर दें। हम्म। तो ये इशू आता है कि हमेशा गर्डर पहले कास्ट कर देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अपने स्लैब की शटरिंग लगाते हैं गर्डर के साथ में, और नीचे वाली शटरिंग रिमूव भी कर देते हैं ताकि ट्रैफिक चल सके। तो ये शटरिंग से भी रिलेटेड होता है, और दूसरी चीज कंक्रीट की क्वांटिटी से भी रिलेटेड होता है। लेकिन अगर कोई एक साथ कास्ट करना चाह रहा है वो भी कर सकते हैं। मैं कंस्ट्रक्शन स्टेज में वेट कंक्रीट को कंसीडर नहीं करूंगा, था बस, ये हो जाता है। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन स्टेज का लोड होता है, ये पहले हम रिमूव करते हैं, पहले अप्लाई करते हैं, बाद में रिमूव भी कर देते हैं। जब हम कंस्ट्रक्शन स्टेज इसकी क्रिएट करेंगे तो जी। मैं दिखाऊंगा इसका क्या यूज है। हम दोनों से काम करते हैं, विदाउट दिस और विद दिस। ओके, मैं ओके, जी। हाँ प्रियंका, और कोई डाउट? डाउट तो है, लेकिन बाद में पूछ लूंगी, नो इश्यूज। बताओ बताओ, नहीं कोई इशू नहीं, बता दो डाउट। अरे सर, सारे को हाँ लेट हो रहा है तो सब। हाँ, नहीं नहीं, वो डाउट है तो अच्छी बात है, मतलब उससे पता चलता है कि हाँ ठीक है। वो तो मतलब अब हमारा नया चीज डिस्कस नहीं हो रही ना, डाउट डिस्कस हो रहा है सिर्फ। जी, तो मतलब जैसे कि आप जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्गिट्यूडनल एक बार हुआ राइट, हाँ उसके बाद हमारा क्रॉस गर्डर किए, और हाँ या फिर क्रॉस गर्डर के साथ टेक स्लैब किए फॉर हाँ, एग्जांपल। क्रॉस गटर के साथ डेक स्लैप करते हैं, बिल्कुल ठीक। राइट। तो ऐसे जब हम कर रहे हैं, क्योंकि वो रॉड फिर उसको रिइंफोर्समेंट को सीधा करना पड़ता है, यू हैव टू बेंड। हाँ हाँ, वो करना पड़ता है, लोकली भी करना हाँ पड़ता है, जी बिल्कुल जी, वो एडजस्ट लफड़ा करनी हो पड़ती जाता है। है तो फिर हाँ। तो हाँ अगर हाँ ये दो कर रहे थे कंस्ट्रक्शन स्टेज, अगर हम करेंगे उस हाँ टाइम हाँ पे, तो हम ये दोनों अलग अलग कंसीडर करेंगे राइट। हाँ, बिल्कुल सही करेंगे। तो मैं उस दिखा टाइम भी पे वेट दूंगा। कंक्रीट करेंगे कंसीडर या नहीं करेंगे? नहीं, उस टाइम पे मैं दिखाऊंगा जब हम कंक्रीट कास्ट कर रहे होंगे ना गर्डर, उस टाइम पे तो स्लैब ही गायब हो जाएगी, स्लैब ही नहीं होगी। और जब हम स्लैब ये वेट अप्लाई कर रहे होंगे तब भी मेरी स्लैब नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ इसका लोड अप्लाई करेंगे, क्योंकि सिर्फ गर्डर ही रेजिस्ट कर रहा होगा लोड। और कोई, जब स्लैब हार्ड हो जाएगी तब ये पूरा एक पार्ट बनेगा, टी गर्डर बनेगा। जब तक मेरी स्लैब हार्ड नहीं हो रही है तब तक ये सिर्फ आई गर्डर है। ये सिर्फ ऐसे बिहेव करेगा, ये पोर्शन रेजिस्ट करेगा ये सारा लोड। जब ये हार्ड हो जाएगी तब जाके ये पूरा ब्रिज बनता है। इसलिए ये हमें कंसीडर कंस्ट्रक्शन में। लेकिन अगर तुम एक साथ ही पूरा पोर कर रही हो तो वो तो बहुत अच्छी चीज है, हमारे लिए भी अच्छा है, डिजाइन के लिए भी अच्छा है, और कंस्ट्रक्शन के लिए भी अच्छा है। लेकिन एक्चुअली में बहुत कम ही जगह पे हो पाता है ये। यहाँ पे एक इश्यूज क्या होता है कि लाइक ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे नेपाल में लास्ट हम्म, मिनट में क्या बोलूं, लाइक रेनी सीजन में डेवलपमेंट का सारा काम सब होता है। हाँ लाइक हाँ, बजट खत्म ओके। करना है, फिजिकल ईयर एंडिंग हो रहा है, तो फिर हम्म, दैट टाइम क्या होता है कि आपका अचानक से फ्लड आ गया और आपका कास्टिंग चल रहा था। मैं समझ और गया, क्योंकि वहां पे भाई काफी हार्श एनवायरनमेंट है, ठंड भी राइट। बहुत पड़ती है, इस हाँ, वजह से। तो फिर क्या होता है, कितना बार हमारा पूल कोलैप्स हो जाता है, या फिर हाँ कितना बार हाँ, क्या होता है आपको इसीलिए पता इसीलिए वो रहता है। कोशिश करते होंगे एक साथ कंक्रीट डालो जल्दी जल्दी से, बस कैसे भी करके कास्टिंग खत्म कर दो। जी, और मतलब इफ पॉसिबल हम अगर ये डिस्कस डिस्कस कर सके कल, लाइक जैसे कि केबल्स जो होते हैं राइट। हाँ हाँ अब इनिशियली कि फ्लड आने वाला है, मतलब पता तो चल जाता है राइट, बिकॉज ऑफ द वेदर हाँ, एंड फ्लड ऑल। आने वाला है, ठीक है। हाँ, लेकिन हम लोग कर चुके हैं, लाइक सपोज एक दिन हुआ है या फिर 2-3 दिन हुए हैं, और यू लाइक हाँ, फ्लड हम गना चेक कर कम। सकते हैं, स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, जी, तो बिल्कुल उस तुम टाइम में इस। हम केबल जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, कितना केबल करे क्या करे, ताकि इट विल बी सेफ एंड ऑल। हाँ, तो वो भी चेक कर सकते हैं, वो भी हो जाएगा, बिल्कुल हो हाँ, जाएगा ओके सब। ओके, हमारे पास सब है, बस हम यूज करनी आनी चाहिए चीजें, सब कर सकते हैं। ओके। तो इफ पॉसिबल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। हाँ, नेक्स्ट क्लास शायद, अब देखो अगले मंडे या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होगी।
क्योंकि हम्म। हमारी ज्यादातर 2 ही रहती हैं। मैं देख लेता हूँ फ्राइडे को पाती है नहीं, तो मैं ग्रुप में बता दूंगा। ठीक है। ओके ओके सर, ओके। थैंक यू, ओके बाय ऑल। गुड नाइट, बाय बाय। अरे वधिया।